चाहिए क्या नहीं सर ये दे दो, वो सब बातें बंद रखिएगा प्लीज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट में आपका जो भी सवाल है वो पूछ लीजिएगा, बीच में सर इसकी पीडीएफ दे दो, उसकी पीडीएफ दे दो, ये कब होगा वो कब होगा, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ऐसी बातें करते हो तो मेरा फ्लो खराब हो जाता है, और मेरा फ्लो खराब होता है तो फिर आपका उसमें नुकसान है, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये चीज 1 घंटे में पढ़ा सकता हूँ वो 1.5 घंटा चली जाएगी। तो इसलिए शांति से बस अभी के लिए फोकस कीजिए आईसीटी पे, बाकी जितनी भी चीजें हैं इसकी पीडीएफ उसकी पीडीएफ जब क्लास खत्म हो जाएगी एंड में 5 मिनट में आपके सारे सवाल सुन लूंगा, जो चीजें आपको चाहिए वो सब मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल क्लास पे फोकस कीजिए। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बेटा कंप्यूटर की जनरेशन। अब देखिए बहुत सारे सवाल, मतलब अगर आप पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व करने शुरू कर दिए हैं तो आपको मालूम होगा कि जो कंप्यूटर की जनरेशन है इससे बहुत सारे, मतलब कम नहीं बहुत सारे सवाल हैं वो यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। तो अब कंप्यूटर की जनरेशन से जो सवाल आते हैं उसमें मेन जो चीज होती है कौन सी जनरेशन में कौन सा पार्ट है वो ज्यादा आया था। तो अगर हम सबसे पहली जनरेशन की बात करते हैं जहां से कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, तो वहां पर जो मेन टेक्नोलॉजी जिसकी शुरुआत हुई थी टेक्नोलॉजी, तो वो कौन से थे? वैक्यूम ट्यूब। जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये वो चीजें हैं जिनको आपने याद करना है। सबसे फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्निक यूज हुई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। शुरुआत में कंप्यूटर बहुत बड़े लार्ज होते थे, बल्कि होते थे, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, ठीक है, अभी हाई लेवल लैंग्वेज वगैरह नहीं आई थी, सिर्फ वही बाइनरी का इस्तेमाल होता था। इलेक्ट्रिसिटी बिजली बहुत ज्यादा होती थी, यूज करते थे, और यूज मैग्नेटिक ड्रम फॉर स्टोरेज, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के साथ मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, एमडी बोल याद रख सकते हो मेमोरी के लिए, तो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। लिमिटेशंस क्या थी? बहुत ज्यादा महंगे थे, दूसरा बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करते थे, और प्रोसेसिंग स्पीड स्लो थी, ठीक है। मतलब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड पे आने का पर्पस होता है कि पहले में कुछ कमियां रही हैं, पहले में कुछ चीजों की कमी रही है, इस वजह से हम दूसरी चीज पे क्या कर रहे हैं बेटा, आ रहे हैं। तो इनियक, यूनिवैक, एडवैक, ठीक है, वैक वाले कंप्यूटर वो शुरुआत में आते हैं फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन के बाद फिर सेकंड जनरेशन में आ जाता है, तो वहां पर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां पर जो टेक्नोलॉजी है उसको नाम दिया गया ट्रांजिटर्स, मतलब वैक्यूम ट्यूब था उसके बाद ट्रांजिटर्स आ गए। सेकंड जनरेशन, ठीक है, सेकंड जनरेशन है जो कि 1956 से लेकर 1963 तक। ये टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको अलग-अलग किताबों में अलग-अलग बुक्स में ये डिफरेंट डिफरेंट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको ये ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने की दिक्कत है कि ये ईयर भी याद रखने हैं, बस टेक्नोलॉजी याद होनी चाहिए। तो ये थोड़े से स्मॉल हो गए थे, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो गई थी, और पहले वाले से थोड़ा सा सस्ते हो गए थे। अब यहां पर मशीन लैंग्वेज थी, यहां पर सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी, यहां पर असेंबली लैंग्वेज आ गई, ठीक है। ये लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, और असेंबली और मैग्नेटिक कोर्स। वहां पर क्या थे? मैग्नेटिक ड्रम्स थे, यहां पर मैग्नेटिक कोर्स आ गए, ठीक है। मतलब अभी भी मैग्नेटिक मटेरियल ही यूज किया जा रहा है स्टोरेज के लिए, लेकिन वहां पर मैग्नेटिक लैंग्वेज सॉरी मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल हो रहा था, और यहां पर मैग्नेटिक कोर्स आ गए, ठीक है, चुंबकीय कोर, ठीक है, सेम वही टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट नुकसान क्या था? अभी भी हीट है वो काफी ज्यादा होती थी, और मेंटेनेंस तो रिक्वायर्ड थी, ठीक है। आईबीएम इसमें आ जाता है सीडीसी और यूनिवैक 1 2, ठीक है। यूनिवैक अगर सिर्फ यूनिवैक पूछा जाए तो वो जनरेशन 1 में था, लेकिन यूनिवैक 2 लिखा जाए तो वो जनरेशन 2 का पार्ट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो थर्ड जनरेशन आती है उसमें आता है इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले मतलब वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिटर्स और इंटीग्रेटर, जिसको आईसी बोल दिया जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोल दिया जाता है? आईसी बोल दिया जाता है। सो दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी आ गए तीसरी जनरेशन में। आईसी ने रिप्लेस कर दिया किसको? ट्रांजिटर्स, ठीक है। ट्रांजिटर्स पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, तो पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके नई टेक्नोलॉजी आ गई। आईसी ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया किसको बेटा? ट्रांजिटर्स को। स्मॉलर एंड मोर रिलायबल, और ये बहुत ज्यादा स्मॉलर थे और रिलायबिलिटी ज्यादा हो गई है। अभी पहले में असेंबली मशीन लैंग्वेज थी, फिर असेंबली लैंग्वेज आ गई। थर्ड जनरेशन में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। कौन सी? ये जो कोबोल होता है या फोर्टन वगैरह, इन लैंग्वेजेस का क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। यहां पर दिक्कत क्या थी कि अभी भी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कम थी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थे आईसी को बनाना, जैसे IBM 360 पीडीपी, हनीवेल 6000 है, ठीक है। बहुत कम होता है कि मैं ऐसा कॉल में आपसे पूछे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा, थोड़ा सा इसको दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए थे। उसके बाद आता है चौथी जनरेशन। जो चौथी जनरेशन है इसमें आके माइक्रो प्रोसेसर आ गए, ठीक है। यहां पर ट्रांजिटर्स आईसी के बाद माइक्रो प्रोसेसर आ गए, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब था, ट्रांजिटर्स थे, आईसी थे, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आ गए, ठीक है। ये इस तरीके से तो माइक्रो प्रोसेसर है, जो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से कंप्यूटर्स आम लोगों की पहुंच तक आ गए, मतलब कंप्यूटर पर्सनल हो गए। पर्सनल कंप्यूटर का क्या हो गया बेटा? ओरिजिन हो गया। और वीएलएसआई या फिर एलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन शुरुआत हो गई, जिसको वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर अब लोगों के घरों तक पहुंच गए, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने लगी। लेकिन वही टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस बढ़ गई है, हाई पावर कंजम्पशन इनिशियल सिस्टम, इंटेल, एप्पल, आईबीएम, पीसी, ये जो है जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये आपके कौन सी जनरेशन में आते हैं बेटा? ये फोर्थ जनरेशन में क्या होते हैं? इंट्रोड्यूस होते हैं। फिर जीयूआई वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी एक बार आपके पेपर में, जीयूआई, जिसको बोल दिया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई किसको बोल दिया जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये चौथी जनरेशन में आ गए थे। लास्ट जनरेशन जो आज के समय पे आ रही है उसमें वीएलआईसी तो है ही, वेरी लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन है वो तो है ही, लेकिन आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये आज के समय में प्रेजेंट तक चल रहा है और फ्यूचर में भी यही चल रहा है, जिसमें हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, चैट जीपीटी की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, डेटा साइंस की बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। तो ये जो सब नई चीजें आई हैं वो इसका हिस्सा बनी है। सो यूज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग यहां पर आ गया। दूसरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अब ये हमारी भाषा को समझ रहा है। चैट जीपीटी को आप अपनी भाषा में जो कमांड देते हो उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, चला रहा है। रोबोटिक्स आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। अच्छा एक काम करना, ये तीन वर्ड्स को जाके गूगल करना, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो कई बार सवाल बन जाता है, ठीक है। इन तीन, रोबोटिक्स क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, और साथ में पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। इन छोटी छोटी टर्म्स को जाके अपनी तरफ से एक बार सर्च कीजिएगा, मतलब एग्जाम में नहीं भी आएगा फिर भी आपकी नॉलेज के लिए ये चीजें जरूरी है, ठीक है। आपको इनकी नॉलेज है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहां से सवाल बन जाता है। दिक्कत क्या आ गई? सब वही एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको एक्सपेंसिव है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और आजकल आपको पता है एथिकल और प्राइवेसी कंसर्न बहुत होता है, ठीक है। डेटा ब्रीच है, हैकिंग है, ये सब चीजें आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। आईबीएम, वॉटसन, गूगल, एआई, क्वांटम कंप्यूटर। अब ये सवाल पूछा गया था आपका 24 में पूछा गया, क्वांटम कंप्यूटर, समझ रहे हो ना। इस रिवीजन कोर्स का एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, सिर्फ रिवीजन कोर्स को पढ़ रहे हो ये सोच के कि शायद इससे हमारा कुछ हो जाएगा, तो रिवीजन को ऐसे पढ़ो कि इसके अलावा बाहर हमें कुछ नहीं जाना है, लेकिन इसके अंदर एक एक जो चीज लिखी हुई है उसके लिए हमें खुद से अगर थोड़ी बहुत सर्च करनी पड़े तो करेंगे। क्वांटम कंप्यूटर से सवाल पूछा गया, ठीक है जी। तो ये 5 जनरेशन है, सभी के कीवर्ड, सभी के अंदर मेन मेन चीजें कौन सी आई थी वो सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपको एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा।
तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसको बोल जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा नंबर पे हमारे पास आ जाता है बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इस टॉपिक में से एक या कई बार तो दो क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी सारे टॉपिक से मिलकर बनता है टॉपिक। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हो आप कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर? की एक इनपुट है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। कहने को इतना ही होता है, लेकिन इनपुट है उसके लिए कितनी सारी डिवाइसेस हैं, फिर आउटपुट है उसके लिए कितनी सारी डिवाइसेस हैं, और बीच में जो प्रोसेसिंग होता है वो जो पूरा सीपीयू का तामझाम होता है, एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, अरिथमेटिक यूनिट कौन सी होती है, कंट्रोल यूनिट कौन सी होती है, ये सब चीजें इसका हिस्सा बनती है। तो मतलब आप मान के चलिए कि यहां से भी आपको सवाल आएगा। मतलब एलसीटी में टॉपिक ही 5-6 हैं, 5-6 टॉपिक हैं और 5-6 में से एक सवाल आ जाता है। हर जगह से आपको एक सवाल देखने को मिल जाता है। और इसका जो आप बच्चे बोलते हैं ना कि सर इसका नंबर सिस्टम 1.0 या 2.0 के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने बनवा के अपलोड किया हुआ है इसी कोर्स के अंदर। 1.0 में जाके चेक करना या 2.0 में चेक करना। कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम है, पूछ रहे बच्चे कुछ नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम की वीडियोस वहां पर मैंने अपलोड की हुई है। तो जिन्होंने चेक नहीं किया है वो जाके चेक करके वहां से नंबर सिस्टम सीख सकते हैं। अब आता है सबसे पहले हमारे पास जिससे कंप्यूटर को कमांड दी जाती है, जिससे सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है, दैट इज इनपुट यूनिट। कंप्यूटर को कमांड देना, कंप्यूटर को ऑर्डर देना, कंप्यूटर में कुछ डालना, कंप्यूटर को कुछ बोलना, दैट इज इनपुट। डिवाइसेस दैट यूज टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर, मतलब वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डेटा देने का काम करती हैं, कंप्यूटर में डेटा डालने का जो काम करती हैं, उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड इनपुट यूनिट्स। तो इसमें क्या होता है? एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, कन्वर्ट देम इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। और अगर आप ध्यान से देखते हो कि जो फंक्शन है वो यही होता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, राइट? तो ये क्या होता है? कीबोर्ड कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो इससे क्या करते हो आप? इन सब चीजों को इनपुट देने की कोशिश करते हो, ठीक है? तो ये फंक्शंस क्या करते हैं? डेटा और निर्देश प्राप्त करते हैं। मतलब ये आपसे डेटा को लेता है, कंप्यूटर को देता है और उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। दूसरा नंबर क्या जाता है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट जो आपको रिजल्ट दिखाती है, ठीक है? ये कौन सी डिवाइसेस होती है बेटा? ये वो डिवाइसेस है जो आपको रिजल्ट दिखाती है। कौन सी डिवाइसेस हैं? दीस आर रिजल्ट्स, जो आपको रिजल्ट दिखाती हैं। सो डिवाइसेस यूज्ड टू डिस्प्ले और प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो आपने प्रोसेसिंग की, उस प्रोसेसिंग के बाद जो आपको रिजल्ट चाहिए, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आता है, वो आपका आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या करता है? दिखाता है। सो कन्वर्ट प्रोसेस्ड डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो जो प्रोसेस हुआ डेटा है उसको इंसान उसको समझ पाए, इंसान उसको देख पाए, उसमें दिखाना, वो मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये काम करते हैं, ठीक है? मॉनिटर का काम, प्रिंटर का काम और जो स्पीकर का काम है वो ये होता है कि ये सब चीजें आपको मॉनिटर की फॉर्म में, प्रिंटर की फॉर्म में या स्पीकर की फॉर्म में दिखाता है कि आप इसको इस तरीके से करते हैं। तीसरा नंबर पे आ जाता है सीपीयू। सीपीयू का मेन काम तो प्रोसेसिंग ही है, ठीक है? सीपीयू है वो सेंट्रल, जैसे बोलते हैं ना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग है, ठीक है? जैसे कंप्यूटर का अगर दिमाग निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। जैसे मैं बोलूं कि अगर आपका दिमाग निकाल तो आप काम करोगे, सर अभी भी तो कर रहे हैं, अभी कौन सा दिमाग है? लेकिन सेम वही चीज कंप्यूटर में होती है कि अगर सीपीयू को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर है वो डेड बॉडी बन जाएगा, ठीक है? जैसे मरा हुआ है, उसमें कोई फायदा, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सो द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, माइंड ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस। सारी प्रोसेसिंग का काम, जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो किसके द्वारा होता है? वो सारे का सारा बेटा कंप्यूटर की सीपीयू यूनिट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सीपीयू यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये क्या, इसका काम क्या होता है? ये जो इंस्ट्रक्शन जिसको इनपुट में दी जाती है, उन इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। और जितने भी इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक ए यूनिट होती है, एक एल यूनिट होती है, एक सी यूनिट होती है, तीन होती है। एक अरिथमेटिक यूनिट होती है, एक लॉजिकल यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है। अरिथमेटिक यूनिट वो वाली यूनिट होती है वो कैलकुलेशन का काम करती है, जितना भी कोई मैथमेटिकल कमांड है उसके पास आएगी। दूसरा लॉजिक यूनिट, अगर इसमें कुछ लॉजिकल आ गया, कुछ किसी को कंपेयर करना है ना, रिलेशन दिखाना है, तो लॉजिक यूनिट आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे आ जाता है सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है? कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है कि ये देखना, सुपरविजन का काम होता है कि जितना भी काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे इंटेल i5 हो गया, AMD Ryzen है, ये सब किसकी टाइप है? दीस आर द टाइप ऑफ प्रोसेसर, ठीक है? इसको प्रोसेसर भी बोल दिया जाता है, इसी को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोल दिया जाता है, सीपीयू भी बोल दिया जाता है। अब सीपीयू के बिल्कुल बगल में जो यूनिट्स लगी होती है वो मेमोरी यूनिट होती है। मेमोरी यूनिट है वो दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी होती है उसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, उसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, सेकेंडरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइमरी भी आगे दो तरीके से होती है, रैम और रोम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है, मतलब जैसे कंप्यूटर बंद हो गया तो उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो उड़ जाता है। और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी होती है, उसका मेन काम क्या होता है? वो बूटिंग प्रोसेस के लिए काम होता है, ठीक है? जैसे बातें आप लोगों को अच्छे से मालूम होगी। सो इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी और परमानेंट। मतलब टेम्परेरी अगर देखा जाए तो टेम्परेरी किसमें होता है बेटा? रैम में होता है। और अगर परमानेंट देखा जाए तो रोम में हो जाएगा या फिर आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वहां पर। सो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज दो तरीके की मेमोरी स्टोरेज हो सकती है। स्टोर डेटा टेम्परेरी, मतलब रैम की बात हो रही है कि इसमें जो डेटा होता है वो वर्किंग डेटा होता है, जो स्टोरेज की परमानेंट नहीं होता रैम में। और सेकेंडरी होता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज, जैसे आप एसएसडी बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हो ना। तो जो रैम रोम हो गई है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट हो गई है, और जो हार्ड डिस्क हो गया एसएसडी जो आजकल हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है वो आप लोगों की सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट बन जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल यूनिट? इट मैनेज एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। तो ये क्या बोल रहा है कि ये वो सारे ऑपरेशंस कंट्रोल करता है, मतलब जो भी सीपीयू में प्रोसेसिंग हो रही है उस प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? उस प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। उस सारी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है बेटा? सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। सो इट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन इनपुट मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो जितना भी फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग, इन तीनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने का ये हिस्सा होता है। इस वजह से ये सीपीयू का पार्ट होता है, ठीक है? एएलयू, सीपीयू, एयू, एलयू, सीयू, ठीक है? ये तीनों पार्ट होते हैं। अभी आ गया एएलयू वाला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या होगा? सर हमें पता है कि अरिथमेटिक जो मैथमेटिकल और लॉजिक जो लॉजिकल यूनिट्स की बात करता है। सो इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जितने भी अरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जितने भी होते हैं। सो
अगर अरिथमेटिक यूनिट की बात करें तो ये जो एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का काम करता है, ये अरिथमेटिक यूनिट करती है। और अगर लॉजिकल कंपैरिजन करना हो, तार्किक तुलना करनी हो, दो चीजों को कंपेयर करना हो, तो वो सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? वो लॉजिकल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। तो ये भी किसका पार्ट है? ये भी सीपीयू का पार्ट है। अब प्राइमरी स्टोरेज के बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होती है? जो प्राइमरी नहीं होती है, मतलब जिसको डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है, जिसको आप बाहर से लगाते हो। क्या करते हो? जिसको आप बाहर से लगाते हो वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। सो इट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली प्रोवाइड बैकअप एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इसके अंदर जो आप डेटा को स्टोर करते हो वो परमानेंट होती है। ठीक है, जैसे आपने अपनी पेन ड्राइव में कोई डेटा को डाउनलोड कर सेव कर रखा है, आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है, उसमें कोई एसएसडी या हार्ड ड्राइव है, तो उन सब चीजों को सेकेंडरी ऑक्सिलरी स्टोरेज बोल देते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी क्योंकि ये प्राइमरी नहीं होती है। ठीक है, इसको ये एडिशनल होती है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क है वो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकती है, एसएसडी भी इसी तरीके से काम करती है। तो ये परमानेंट रूप में, परमानेंट मतलब समझ रहे हो ना, ऑप्टिकल डिस्क जैसे ये सीडी डीवीडी आती है ना, ये सब चीजें ब्लू रे हो गया, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी का पार्ट है, क्योंकि इनका मेन काम वर्किंग नहीं। प्राइमरी मेमोरी का मेन उद्देश्य क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी का मेन उद्देश्य होता है आपकी कंप्यूटर की वर्किंग पे काम करना। किस पे काम करना? कंप्यूटर की वर्किंग पे काम करना। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की, तो उनको वर्किंग से कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उससे वर्किंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसका मेन उद्देश्य क्या है? उसका मेन उद्देश्य ये है कि उससे आपके कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ डेटा सेव रहता है। उसके बाद हमारे पास आता है कैशेस मेमोरी। अब कैशेस मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है बेटा? हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड नियर सीपीयू। जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू पे होते हैं। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जो एक टाइम पर एक आधा एड्रेस को स्टोर कर लेती है। लेकिन जो कैशेस मेमोरी होती है, जो बार बार रिफ्रेश होती रहती है, तो ये सीपीयू के बिल्कुल पास में होती है। और फ्रीक्वेंट यूज डेटा, मतलब जो करंट डेटा होता है वो रजिस्टर्स में रहता है, जो फ्रीक्वेंट यूज डेटा होता है वो कैशेस में रहता है। ठीक है, स्टोर फ्रीक्वेंट यूज डेटा फॉर क्विक एक्सेस। तो इसमें ये मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैशेस होते हैं, मतलब ऐसे लेवल्स बने हुए होते हैं 1 2 3 इस तरीके से। सो इसलिए तो ये कैशेस हो गया। और रजिस्टर्स होते हैं वो, ये देखो, ये सीपीयू पे नहीं लगी होती, सीपीयू पे रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, और उस पे जो करंट के टाइम पे प्रोसेसिंग हो रही है वो होती है। और इसमें जो मोस्ट रिसेंट डेटा होता है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। फास्टेस्ट होगा रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर सबसे तेज होता है, कैशेस उसके बाद आता है। जाना जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ये तो पता ही है। द मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट। ठीक है, वो जो आपने देखा होगा मदरबोर्ड, जिसपे सारे कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसपे सारी वायर्स वगैरह आपस में कनेक्ट होती है, मतलब समझ रहे हो ना, वो जो एक शील्ड सी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, टीवी में भी होता है, सीपीयू में भी होता है, हर जगह, सॉरी कंप्यूटर में भी होता है। सो इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल। अब पेरिफेरल कौन क्या होता है? मतलब पेरिफेरल बेटा वो डिवाइसेस होती है जो नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। पेरिफेरल वो डिवाइसेस होती है जिसको आप बाहर से कनेक्ट करते हो। पेरिफेरल कौन सी डिवाइसेस होती है? पेरिफेरल वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, आप उनको बाहर से कनेक्ट करते हो। क्या करते हो? आप उनको बाहर से कनेक्ट करते हो, एक्सटर्नल लिंक करते हो। तो ये जो हमारा मदरबोर्ड है वो ASUS का भी हो सकता है, MSI का भी होता है, और गीगाबाइट का भी हो सकता है। देना जाता है पीएसयू। ये शायद आपने पहली बार सुना होगा। पीएसयू पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट है। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू पावर द कंपोनेंट। सप्लाई रिक्वायर्ड पावर टू कंप्यूटर, एसएमपीसी स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ठीक है, कंप्यूटर को पावर देने के लिए इस स्टोरेज इस यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू पावर द कंपोनेंट, मतलब जो भी कंप्यूटर को करंट जाता है, करंट दिया जाता है, जिससे कंप्यूटर काम करता है, या स्टोरेज जो भी उसकी समझ रहे हो ना, बैटरी से जो भी करंट जाता है वो कहां पर जा रहा है? वो पावर सप्लाई यूनिट में जा रहा है। ये आगे उसको क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है कंप्यूटर को चलाने में। ठीक है, वो डायरेक्ट जो आप पावर ले लेते हो वहां से नहीं चल रहा। मतलब अच्छा स्विच ऑन कर दिया तो नहीं, वो चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग के बाद वो जो पावर है वो कहां पर जा रही है? वो पहले पीएसयू में आ रही है, पावर सप्लाई यूनिट में जा रही है। इसके बाद कंप्यूटर क्या कर रहा है? आपका काम कर। ओके जी, तो ये आप लोगों के मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। सीपीयू हो गया, सीपीयू के जितने भी पार्ट्स हैं, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, ये सब चीजें इसका क्या है? हिस्सा होती है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब एक सवाल यहां से भी बन जाता है, हमारे पास कई तरीके के कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है। एक मिनट, सॉरी। कंप्यूटर की टाइप्स देखो, हर टाइप का एक की पॉइंट आपने याद रखना है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो आपका पेपर 1 है ना, उसकी जितनी भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, वो सारी कहीं ना कहीं आपकी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कीवर्ड्स कितने याद करे हैं। चाहे वो आपने कम्युनिकेशन में याद किए हैं, चाहे वो आपने रिसर्च में करा है, चाहे वो टीचिंग में, कहीं पर भी देखो जो आपके कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरिफेरल में ये जो आपका जैसे लैपटॉप में आप माउस कनेक्ट करते हो, वेबकैम कनेक्ट कर देते हो, ये सब पेरिफेरल्स है, मतलब जो बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर का टाइप पार्ट नहीं। तो कंप्यूटर में सबसे जो हाईएस्ट होता है, देखो ये होता है सुपर कंप्यूटर। प्लीज मैं आपको एक चीज यहां पर बता रहा हूं, अभी मैं यहां पर तो नहीं बताऊंगा मतलब कौन सा है, लेकिन भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर, ये चेक करके जाइएगा, एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। बता दिया, बाहर सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है वो जैसे इंडिया की परम सीरीज है या फिर क्रेएक्स है, जो ये सीरीज है। तो आपने दोनों कंप्यूटर्स का नाम याद रख के जाने हैं, जो कि फर्स्ट है जो इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर है, और दूसरा जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर वो सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं बेटा, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, हाईली एडवांस्ड एंड पावरफुल कंप्यूटर फॉर कॉम्प्लेक्स एंड कंप्यूटेशन, जिसमें बिलियंस पर सेकंड यूज किए जाते हैं। ठीक है,
बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक टाइम पे क्या करनी होती है, एक्सेस करनी होती है। सो इनकी जो स्पीड होती है एक्सट्रीमली फास्ट होती है, दे आर एक्सट्रीमली फास्ट, और इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो भयंकर होती है। एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड होती है, बहुत तेज स्पीड में ये क्या करते हैं, काम करते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड से ये काम करते हैं। सो ये कहां पर यूज किया जाता है, ज्यादातर साइंटिफिक रिसर्च हो गया, जैसे वेदर फोरकास्टिंग लिखा हुआ है ना, ट्रिलियंस ऑफ टीपीएस बोल जाते हैं, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन, टीआईपीएस बोल सकते हो, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन मतलब एक टाइम पे ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन, समझ रहे हो ना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, एक टाइम पे करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितनी इंस्ट्रक्शंस को ये कंट्रोल कर पाते हैं। सो वेदर फोरकास्टिंग में इसको यूज किया जाता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये जो नासा वाले आते हैं ना, नासा हुआ, इसरो हुआ, इन लोगों के पास ये जो बहुत बड़े बड़े, किसी ना किसी मूवी में आपने देखा होगा, अगर आपने नाउ यू सी मी मूवी देखी है, या आपने रोबोट वेब सीरीज देखी है मिस्टर रोबोट, या फिर आपने वो आई थी एक वो रोबोट 1.0 पता नहीं कुछ ऐसे, शाहरुख खान की, रजनीकांत की, तो वो उस तरीके की मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। सो ये बहुत महंगे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको खरीद लेगा, तो ये स्पेसिफिकली पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करते हैं, पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करते हैं। तो भारत का, इंडिया का और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर वो आपने याद करके जाना जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, लार्ज कंप्यूटर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकली एप्लीकेशन, जहां पर लार्ज स्केल ऑफ डेटा की बात करते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ, जैसे 1000 से ज्यादा जहां पर लोगों ने क्या करना होता है, एक्सेस करना होता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, ठीक है, यहां पर क्योंकि एक टाइम पे हजार से भी ज्यादा लोग हैं वो एक टाइम पे एक्सेस कर रहे होते हैं। सो ये हैंडल लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं और सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। तो एक ही टाइम पे अगर हजारों लोग भी सेम टाइम पर डेटा एक्सेस कर रहे हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे IBM की जो Z सीरीज है, यूनिवेक का सिस्टम Z9 है, तो ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाते हैं, ठीक है। ये किसका पार्ट आ जाते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। ये किसका पार्ट होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का पार्ट है। ये किसका पार्ट बनते हैं बेटा, दे बिकम द पार्ट ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। किसका पार्ट बनते हैं, दे बिकम द पार्ट ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या बनते हैं, पार्ट बनते हैं। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं, मिड साइज होते हैं, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, स्मॉलर होते हैं और लेस एक्सपेंसिव होते हैं मेन फ्रेम से। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे एयरलाइंस तो ये हो गया, ठीक है, एयरलाइंस हो गया या बैंकिंग सिस्टम हो गया, गवर्नमेंट जैसे, उसमें तो जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, जो मिनी कंप्यूटर है ये छोटी टाइप होती है, जो इससे छोटे पर्पस के लिए है, मतलब जैसे 400 लोगों तक इसका एक्सेस होता है, जो जैसे भी अगर कोई नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस हो गया या मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन में PDP हो गया, वेक्ट हो गया, IBM हो गया, ठीक है, मतलब ये दोनों एक ही तरीके का काम करते हैं। बस फर्क ये है कि जो मेन फ्रेम है इसमें हजारों लोग एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं और इसमें 400 तक नॉर्मली होता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर में 400 लोग हैं वो लगभग एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना इंटरनेट, आप बोल सकते हैं इंटरनेट के साथ जुड़े ऑर्गेनाइजेशन में 300 लोग काम कर रहे हैं, तो वो मिनी कंप्यूटर्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स की हेल्प से क्या करते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ देन आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं बेटा, जो हम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज। माइक्रो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी मेरे पास है ये, इसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स और ये स्मार्टफोन्स होते हैं, ये सब इसका पार्ट है और बड़े आसान होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। आप इसको ऑफिस वर्क के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मूवीज देखने के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, टैब हुआ, मैकबुक हुआ, पवेलियन हुआ, तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जो कि हम अपने नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। किसको हम कहां पर यूज करते हैं, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो वो सारे कंप्यूटर इसका पार्ट बनते हैं, वो ये इसका मेन हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर बोल सकते हैं, ठीक है, यू कॉल इट, ये हमारे पर्सनल यूजेज के कंप्यूटर, पर्सनल। तो ये माइक्रो कंप्यूटर का। उसके बाद होता है वर्क स्टेशन। देखो वर्क स्टेशन भी आपने वर्ड सुना होगा नॉर्मली। वर्क स्टेशन क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर डिजाइन फॉर टेक्निकल टास्क। जो टेक्निकल टास्क होते हैं ना, उसके लिए वर्क स्टेशन असेंबल करवाए जाते हैं, स्पेसिफिक कंप्यूटर बनाए जाते हैं, कस्टमाइज करवाए जाते हैं। सो मोर पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट। अब ये कहां पर होता है, जैसे 3D रेंडरिंग हो गया, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, जो आपने गेमिंग वाले देखे होंगे, गेमिंग होंगे, जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं ना, जिनका पूरा सेटअप होता है, या जो ट्रेडिंग वाले यूज करते हैं, वो बेसिकली वर्क स्टेशन होता है। वो नॉर्मल कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बहुत बड़ी बड़ी जैसे मूवीज के लिए जो वीडियो एडिटिंग होती है ना, उनका काम सिर्फ वीडियो एडिटिंग का होता है, तो उनको स्पेसिफिकली ऐसे ही लैपटॉप चाहिए होते हैं जो वीडियो एडिटिंग में उनका क्या करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। तो उन कंप्यूटर्स को हम क्या बोल देते हैं, दे आर कॉल्ड वर्क स्टेशन। तो वर्क मतलब यहाँ पर जो वर्ड वर्क है ना, इसका मतलब है टेक्निकल वर्क, किसी भी तरीके का कोई टेक्निकल वर्क जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो वीडियो रेंडरिंग हो, चाहे वो 3D एनिमेशन हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो गेमिंग हो, है ना, किसी भी तरीके का काम वीडियो एडिटिंग का, तो उसके लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं, तो वो उसको आप वर्क स्टेशन बोल देते हो। जैसे डेल प्रिसिजन हो गया, HP सीरीज हो गया, ये सब चीजें किसका हिस्सा बनती हैं, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ वर्क स्टेशन, ठीक है। ये किसका पार्ट है, ये सब वर्क स्टेशन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है बेटा, ये सारे वर्क स्टेशन का पार्ट होते हैं। उसके बाद आता है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड का मतलब होता है एम्बेड करना, किसी दूसरी डिवाइस पे लगा देना, लाइक स्पेसिफिक पर्पस एम्बेडेड इन डिवाइसेस, जो किसी पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर ही होते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे ATMs में, ऑटोमोबाइल्स में होता है ना, आप लोगों ने होम अप्लायंसेस में, जैसे वॉशिंग मशीन में, स्मार्टफोन में, IoT, ये देख रहे हो ना, वॉशिंग मशीन भी तो आपकी एक तरीके से कंप्यूटर ही है, कंप्यूटेशन ही हो रहा है, उस पर भी आप कमांड दे सकते हो, है ना। तो जैसे आप अपने घरों में वॉशिंग मशीन या स्मार्टफोन्स है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इस तरीके की डिवाइस, जो कंप्यूटर मतलब डिवाइस किसी और पर्पस के लिए बनाई गई है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम दिया गया जो कंप्यूटर, जैसे AC भी इसी की एग्जांपल है ना, AC हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फैन हो गया, ये सब चीजें क्या है, ऑल दीज आर एम्बेडेड सिस्टम। तो ये प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, स्पेसिफिक टास्क है, मतलब ये किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज होगा, ठीक है। अब कल को आप जाके वॉशिंग मशीन पे कैलकुलेटर ढूंढोगे तो वो नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन उस पे जो भी सिस्टम सेटअप किया गया है वो वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए सिंपल है। तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इसको बोल सकते हो। तो लो पावर कंजम्पशन होती है, ठीक है, पावर कंज्यूम है वो ज्यादा नहीं करते हैं। तो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो किसी ना किसी डिवाइस में ही एम्बेडेड होते हैं। सर जो आजकल गेमिंग आते हैं PS, वो भी कंप्यूटर डिवाइस, हाँ, तो गेमिंग वाले वो तो उसमें आ जाएंगे ना, आप लोगों के वर्क स्टेशन में मैंने बता दिया ना, तो गेमिंग वाले होते हैं, उसमें एक ही टाइम पे आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती है, वो लैग नहीं कर सकता। वो तो गेमिंग मतलब आपको लगता है गेम ही खेल रहे हैं, भैया जो गेमर है ना, प्रोफेशनल गेमर है, वो इतना पैसा कमा रहे हैं जितना हम पूरी जिंदगी में नहीं कमाते हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं उनके, ठीक है। तो उसके लिए उनको फिर सिस्टम तगड़ा होना चाहिए उनका। यस,
देन आ जाता है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर से पहले मैं आपको एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर समझाऊंगा, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कौन सा होता है, जहां पर कंप्यूटर दैट प्रोसेस डेटा कंटीन्यूअस, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, एनालॉग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिसमें डेटा का फ्लो कभी बंद नहीं होता, जैसे वोल्टेज हो गया, थर्मोमीटर हो गया, जिसमें वोल्टेज मतलब कभी रुकता नहीं है, डेटा का फ्लो है वो कंटीन्यूअस चलता रहता है। डेटा का फ्लो क्या होता है, कंटीन्यूअस रहता है फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे टेंपरेचर हो गया, प्रेशर, इन सब चीजों के लिए हो गया, ठीक है। जैसे बीपी की मशीन हो गया, ये सब चीजें। सो जैसे थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, सिस्मोग्राफी को जैसे जो ये भूकंप वगैरह देखने के लिए। सो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मामीटर समझ आया, मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूज किया जाता है उसको बोला जाता है एनालॉग, जैसे एनालॉग वॉच वगैरह होती है, तो वो चीज है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी डिवाइसेस है जिस डिवाइसेस के अंदर एक टाइम पर डेटा का फ्लो हो रहा है, दूसरी टाइम पर डेटा का फ्लो नहीं होता, एक टाइम पर डेटा का फ्लो है, दूसरी टाइम पर डेटा का फ्लो नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर बेटा, डिजिटल कंप्यूटर, जो हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपके हाईली एक्यूरेट होते हैं ये कंप्यूटर्स दैट प्रोसेस डिस्क्रीट डेटा। बाइनरी का मतलब 0 और 1 है, अगर ऑन है तो 1 है, और अगर ऑफ है तो 0 है। अगर ऑन है तो 1 है और अगर ऑफ है तो 0 है। तो ये इस तरीके का जो डेटा यूज होता है, जहां पर उसको डिजिटल कंप्यूटर बोल देते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट, इसमें एक्यूरेसी की कमी होती है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, और इसको आप जनरल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और स्पेसिफिक, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर्स हमने पढ़े हैं वो सब क्या है, दीस ऑल आर डिजिटल कंप्यूटर। ये सारे के सारे डिजिटल ही तो हैं, चाहे वो सुपर कंप्यूटर, चाहे वो मिनी है, चाहे वो मेन फ्रेम है, चाहे वो वर्क स्टेशन है, चाहे वो एम्बेडेड है, सब क्योंकि इन सभी के अंदर आप एनर्जी का जो पावर का इस्तेमाल करते हो वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होती है। तो इसको आप पर्सनल कंप्यूटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, बिजनेस एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे लैपटॉप हो गया, या जो डेस्कटॉप हो गया, या जो सर्वर्स होते हैं, या जो हब्स होती हैं, ये सब क्या है, ऑल दीज आर द टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ये सब किसका पार्ट है बेटा, ऑल दीज आर टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ये सब किसका पार्ट होता है, ये डिजिटल कंप्यूटर का ही पार्ट होता है। अब कई बार क्या होता है, हमें इस तरीके का सिस्टम चाहिए होता है जहां पर हमें कुछ चीजें एनालॉग भी चाहिए होती है, मतलब जहां पर डेटा कंटीन्यूअस फ्लो में भी रहे, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसा भी डेटा चाहिए होता है जहां पर बाइनरी का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके के कंप्यूटर को क्या नाम दिया जाता है, उस तरीके के कंप्यूटर को नाम दिया जाता है दैट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है, इट कंबाइन द फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो ये क्या बोलता है, इट कंबाइन द फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो जितने भी एनालॉग के फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, और जितने भी डिजिटल के फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। सो इट प्रोसेस बोथ, लेकिन कंटीन्यूअस में आ गया आपका एनालॉग, और डिस्क्रीट में आ गया आपका डिजिटल। तो एडी दोनों सिस्टम इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो आईसीयू में यूज किया जाता है, ठीक है। जो आपकी जो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है ना, हॉस्पिटल फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग, ठीक है, उनका बीपी चल रहा है, उनकी पल्स कैसे चल रही है, हाई स्पीड चल रही है, लो स्पीड, इस तरीके से, और वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में इसको यूज किया जाता है। तो जैसे जो ईसीजी मशीन होती हैं, या फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं, है ना, फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं ना, जैसे आपने मैं बताया था कि जो आपके जो पायलट्स होते हैं उनको ऐसा थोड़ी कि सीधा पहले जहाज देकर बोलेंगे उड़ा दो, ये वो तो किसी भी को भी उड़ा देंगे, है ना। तो उनको पहले सिमुलेटर पे सिखाया जाता है, ठीक है, बहुत बहुत देर तक उनको बस एक जगह पे बिठा दिया जाता है, और वैसे ही उनको सारा एनवायरमेंट दिया जाता है। आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में पहले उनको जहाज उड़ाना सिखाया जाता है, उसके बाद फिर वो जाके जब वो लेवल पर पहुंच जाते हैं कि ठीक है अब ये सीख गया, अब ये जहाज उड़ा लेगा, तो फिर उसको जाके दूसरी जगह पर बिठाया जाता है, ठीक है, ऐसा। सो ये आपका हाइब्रिड टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक है। हाइब्रिड है मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसमें आप यूज कर सकते हो, ठीक है, यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देन आता है कंप्यूटर मेमोरी। एनटीए को अगर यूजीसी नेट को हमारे आईसीटी में सबसे प्यार, सबसे मोस्ट, सबसे अगर प्रेम किसी यूनिट के साथ है तो वो कौन सी है, वो आप लोगों की, अरे ईसीजी मशीन नहीं देखी, अब ईसीजी सर्च करें ना बेटा, ईसीजी क्या होती है, ना ही देखी हो तो अच्छा है। कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी। अब कंप्यूटर की मेमोरी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, टोन, ईप्रोम, मतलब यहां से आप एक सवाल मान के चलो तो पूरा क्रक्स लेके आया हूं एक एक चीज का, एक एक चीज सिंपलीफाई करके लेके आया हूं, जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो कंप्यूटर की मेमोरी देखो, पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि मेमोरी और क्या बोलते हैं, स्टोरेज में क्या फर्क होता है। जो प्राइमरी होती है वो मेमोरी होती है, और जो सेकेंडरी होती है वो स्टोरेज होती है। तो सर प्राइमरी को मेमोरी और सेकेंडरी को स्टोरेज क्यों बोलते हैं। प्राइमरी को मेमोरी इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उसका काम क्या होता है, उस इंफॉर्मेशन को अपने पास रखना जो उस टाइम पर यूज की जा रही है, दैट इज एक्सेसिबल दैट जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम तो आपके कंप्यूटर की, आपके सिस्टम की स्पीड को बढ़ाना होता है ना, वो वर्किंग मेमोरी होती है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज इस वजह से बोला जाता है क्यों, क्योंकि उसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, उसके अंदर डेटा को संभाल के रखा जाता है, उसके अंदर क्या किया जाता है बेटा, उसके अंदर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, उसके अंदर डेटा को संभाल के रखा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, इस वजह से प्राइमरी को स्टोरेज और सेकेंडरी को मेमोरी नहीं बोला जाता है, प्राइमरी को मेमोरी और सेकेंडरी को स्टोरेज बोला जाता है इसी। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी मेमोरी। देखो प्राइमरी मेमोरी मतलब वो मेमोरी होती है जो जिसको डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, वो मेमोरी जिसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है उसको प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं। इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। और टेम्परेरी स्टोरेज, देखो टेम्परेरी इस वजह से बोले जाता है क्योंकि यहां पर हम रैम की बात कर रहे हैं। वैसे अगर नॉर्मली आपकी किस्मत पे कि सवाल कैसा बनता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी को नॉर्मली बोला जाता है कि ये वॉलेटाइल होती है, लेकिन इसका एक हिस्सा रोम है वो नॉन वॉलेटाइल भी होता है। सो इसका जो रीजन है वो बताया हुआ है कि इसकी जो स्पीड होती है बेटा बहुत ज्यादा फास्टेस्ट होती है, वॉलेटाइल होती है, और उसमें वो डेटा नहीं प्रोसेस, और इसमें वो डेटा को स्टोर किया जाता है जिसको प्रोसेस कर रहे हैं। मतलब इस टाइम पर जो इंफॉर्मेशन, इस टाइम पे जो आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो उस जगह पे जो डेटा यूज किया जा रहा है वो एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, ये प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए काम आती है। और स्टोरिंग टेम्परेरी डेटा, जो टेम्परेरी डेटा होता है उसके लिए इसको काम में लाया जाता है। तो जो रैम होती है ये वॉलेटाइल होती है, और जो रोम होती है ये नॉन वॉलेटाइल होती है, याद रखिएगा।
ये रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल क्यों होती है? क्यों? क्योंकि इसमें आप नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसको इसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका काम तो स्टोरेज का नहीं होता, इसका काम बूटिंग प्रोसेस का होता है। ठीक है, बूटिंग समझ लो ना, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते टाइम जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? उस प्रोसेस को हम बूटिंग का नाम दे देते हैं। ठीक है, वी कॉल इट बूटिंग, उसको बूटिंग का नाम दिया जाता है। दूसरा आता है सेकेंडरी स्टोरेज। अब सर सेकेंडरी क्या होती है? सेकेंडरी को अभी बता दिया, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी की जगह स्टोरेज होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, मतलब इसमें जो डेटा होता है वो जिसको आप लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, मतलब आपने एक बार स्टोर कर लिया, उसको आप चेंज नहीं करते हो, सो इट इज हाई कैपेसिटी स्लोअर देन प्राइमरी, मतलब इसकी जो कैपेसिटी होती है वो तो ज्यादा होती है, मतलब इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जाता है उसकी वो तो कैपेसिटी तो ज्यादा होती है, लेकिन जो इसकी जो क्षमता होती है वो सॉरी क्षमता ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड है वो क्या होता है? कम होता है। सो स्टोरिंग लार्ज फाइल्स, तो जो लंबी फाइल्स, बड़ी बड़ी फाइल्स होती है उसको स्टोर करने के लिए, और बैकअप सिस्टम है, तो इसमें हार्ड डिस्क आ जाएगा, आपका एसएसडी आ जाएगा ना, डीवीडी आ जाएगा, सीडी आ जाएगा, मेमोरी कार्ड आ जाएगा, यूएसबी आएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको पेन ड्राइव भी बोला जाता है, तो वो चीज। जाना जाता है हमारे पास कैशेस मेमोरी। अभी मैंने बताया था कैशेस मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड नियर द सीपीयू, सीपीयू के आसपास में जो लगी हुई होती है, जो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंट डेटा एक्सेस, मतलब डेटा को फ्रीक्वेंट एक्सेस, फ्रीक्वेंट बताया था ना, करंट डेटा एक्सेस, जो करंट डेटा यूज किया जा रहा है वो रजिस्टर्स पे होता है, और जो फ्रीक्वेंट यूज डेटा होता है वो कहां पर होता है? वो उसी कैशेस में होता है, और ये सीपीयू की परफॉर्मेंस को एनहांस करने का काम करती है, और इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैशेस है, वो अलग-अलग बन जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ लेवल 1 होता है, इसमें कुछ लेवल 2 होता है, कुछ लेवल 3 होता है, इस तरीके के अलग-अलग लेवल्स हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि इसमें भी जो डेटा होता है उसका टेंपरेरी एक्सेस ही होता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए इसको यूज किया जाता है, परमानेंट उसका एक्सेस नहीं होता, हमेशा के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। देन आता है वर्चुअल मेमोरी। देखो वर्चुअल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है बेटा? वर्चुअल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? जैसे जो आपकी जितनी भी ड्राइव्स की मेमोरी होती है, जितनी भी ड्राइव्स की मेमोरी होती है ये वर्चुअल मेमोरी होती है, चाहे वो गूगल ड्राइव की बात करो, चाहे एप्पल क्लाउड की बात करो, जो दिखती नहीं है, जो फिजिकल नहीं है, लेकिन ये आपको हेल्प करती है ऐसे प्रोग्राम्स को, ये आपको हेल्प करेगी क्या करने के लिए? ऐसे प्रोग्राम्स को प्रोसेस करने के लिए जिसके लिए आपके पास मेमोरी नहीं है। आपको एक फंक्शन, एक प्रोग्राम है जो 4 जीबी का, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो आपके पास जो स्टोरेज अवेलेबल है वो 2 जीबी है, तो आप 2 जीबी कहां से ले लेते हो? आप 2 जीबी क्लाउड से ले लेते हो। जैसे आप गूगल क्लाउड, गूगल पे आपको 15 जीबी मिलता है ना, 15 जीबी अगर आप उस पर अपलोड कर देते हो तो उसके लिए फिर आपको पेन ड्राइव मेमोरी की जरूरत नहीं है ना, आप कभी भी लॉगिन करके उस डेटा को स्टोर कर सकते हो दोबारा। सो इट इज अ टेक्निक, इट इज फिलॉसफी। सो इट यूज सेकेंडरी मेमोरी एज प्राइमरी मेमोरी व्हेन रैम इज फुल। बता दिया ना, जब रैम फुल हो जाता है तो ये सेकेंडरी मेमोरी को एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज करते हैं, प्रिवेंट सिस्टम क्रैशेस ड्यू टू इनसफिशिएंट रैम। तो ये मेन यही होता है, क्योंकि कहते हैं 4 जीबी को एग्जीक्यूट करोगे तो वो सिस्टम को क्रैश कर देगा, तो सिस्टम क्रैश ना हो इस वजह से आपको वर्चुअल दे देती है। सो रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीटास्किंग, जैसे पेज फाइल हो गया, स्नैप सेव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ये सब क्या है? ऑल दीस आर द टाइप ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ये सब आपकी कौन सी टाइप होती है? वर्चुअल मेमोरी होती है, जो फिजिकली अवेलेबल नहीं होती है। तो एक ऐसा मेथड, एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। देन आ जाता है फ्लैश मेमोरी, नॉन वोलेटाइल ड्यूरेबल मेमोरी यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइसेस। जितने भी हमारे पास पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर इस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी पोर्टेबल डिवाइसेस होती है ना, उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी यूज की जाती है उसको हम फ्लैश मेमोरी बोल देते हैं। बहुत ही कंपैक्ट होती है, फास्टर होती है, रिलायबल होती है, जैसे यूएसबी ड्राइव हो गया, यूएसबी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, एसएसडी हो गया, तो ये स्मार्टफोन्स वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, फ्लैश ड्राइव बोलते जाते हैं। फ्लैश मेमोरी मतलब जिसको जैसे जो कैमरा होता है उसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हो आप, है ना, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, यूएसबी हो सकता है, ये सब डिवाइसेस हैं, ये सब इसमें क्या बोल देते हैं? ये सब चीजें किसका हिस्सा बन जाती हैं? ऑल दीस आर द टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी। ये किसका पार्ट बनती है? ये पार्ट बनती है आपका फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी का मेन उद्देश्य, फ्लैश मेमोरी का मेन पर्पस ही क्या होता है कि ये आप लोगों को परमानेंट रिलायबल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। देन आता है वोलेटाइल, ये आपकी जैसे रैम होती है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होगी बेटा? वोलेटाइल रैम, जो तब तक डेटा को काम में लेके आएगी जब तक उसमें डेटा काम चलता रहेगा, जो कि कंप्यूटर टर्न ऑफ, जब तक कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं हो जाता है तब तक आपका वो डेटा है वो क्या होता रहेगा? चलता है, राइट। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी ऑपरेशंस। इसको यूज किया जाता है किसके लिए? टेम्परेरी ऑपरेशंस के लिए, प्रोग्राम्स को रन करने के लिए रैम और शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज, शॉर्ट टर्म के लिए डेटा स्टोर किया जाता है इसके अंदर, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल वोलेटाइल मेमोरी। टेम्परेरी होती है, ठीक है, इट इज टेम्परेरी। वोलेटाइल का मतलब टेम्परेरी होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बेटा? टेम्परेरी होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए इसको यूज किया जाता है। और दूसरी हो सकती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब कौन सा होगा? इसका मतलब होगा परमानेंट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इट इज परमानेंट इन नेचर। जो नॉन वोलेटाइल है मतलब वो परमानेंट हो गई। सो मेमोरी दैट रिटेन डेटा इवन विदाउट द पावर, मतलब अगर पावर नहीं दिया तो भी इसमें डेटा रहता है, परमानेंट स्टोरेज होता है, स्थायी भंडारण। तो इसका मेन उद्देश्य होता है बूटिंग सिस्टम, लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए। तो रैम होती है, जैसे एसएसडी हो गई, फ्लैश मेमोरी हो गई, इनमें जो आपने डेटा स्टोर कर रखा है, इनमें जो डेटा स्टोर कर रखा है वो तब तक भी रहता है, मतलब जब तक आप उसको क्या करते हो, जब तक वो डेटा, मतलब उस डेटा को आप तब तक एक्सेस कर सकते हो, उस डेटा को आप तब तक यूज कर सकते हो जब तक आप, मतलब जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं करते। ठीक है, जब तक आप उसको खुद से डिलीट नहीं करते हो तब तक आप उस डेटा को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। देन आता है रीड ओनली मेमोरी, रोम है, ठीक है, ये भी आपकी वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट होती है। ठीक है, दिस इज योर परमानेंट मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी है सर? ये हमारी परमानेंट मेमोरी है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा लगाई जाती है, ठीक है, आपके सिस्टम में। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, अपनी तरफ से नहीं कर सकते हो, तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा क्या की जाती है? इंस्टॉल की जाती है। सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर एसेंशियल डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड इजीली। तो जो रोम होती है इसमें वर्ड ही लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, मतलब आप इसको रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। राइट करने का मतलब कंप्यूटर की भाषा में मॉडिफाई करना होता है कि क्या यूजर उसको चेंज कर सकता है। तो अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो उसको बोल देते हैं ना ये रीड ओनली है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रीड ओनली हो जाती है। सो आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता। तो स्टोरिंग फर्मवेयर जो आपकी प्रोसेसिंग होती है, और बूटिंग प्रोसेस नॉर्मल बायोस हुआ या फर्मवेयर चिप्स होती हैं, ये इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी मेमोरी को? रोम को। रीड ओनली मेमोरी, इसको कौन सी मेमोरी बोला जाता है? दिस मेमोरी इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी।
कौन सी मेमोरी बेटा? रीड ओनली मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता, राइट नहीं किया जा सकता। सो देन आ जाता है हमारे पास रैम। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें एक्टिव डेटा होता है, टेम्परेरी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, गेमिंग पर्पस के लिए डीडीआर, डीडीआर4 रैम वगैरह यूज की जाती है। ठीक है, आजकल तो बहुत सारा रोम अलग अलग तरीके की जो रैम यूज की जाती है। अब रैम के अलग अलग टाइप्स होती हैं, दो तरीके की टाइप होती है, एक होती है डायनामिक रैम और एक होती है स्टैटिक रैम। बहुत सारे सवाल इससे पूछे गए हैं कई बार पेपर में, एक डायनामिक रैम और दूसरी स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम कई बार इससे सवाल पूछा गया है। डायनामिक रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम क्या होती है? सो इट इज अ टाइप ऑफ रैम दैट रिक्वायर कांस्टेंट रिफ्रेशिंग। डायनामिक का मतलब लगातार जो चेंज हो रही है, डायनामिक जिसमें चेंज है, तो अगर कोई चीज लगातार चेंज हो रही है तो वो फिक्स नहीं है, अगर फिक्स नहीं है तो उसको बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो इट रिक्वायर कांस्टेंट रिफ्रेशिंग। इसमें इसको मेन मेमोरी में यूज किया जाता है। ठीक है, कहां पर यूज किया जाता है? मेन मेमोरी में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे डीएम से याद रखो कि एक बार सवाल पूछा गया था कि मेन मेमोरी में स्टैटिक यूज होती है या डायनामिक यूज होती है, तो मेन में डायनामिक यूज होती है, तो डीएम से याद रख सकते हो। ठीक है, डीएम साहिबा से याद रख सकते हो। प्राइमरी मेमोरी फॉर कंप्यूटर्स और डीडीआर3, डीडीआर4, डीरैम इसका पार्ट होता है, क्योंकि इसको डायनामिक बोला जाता है। देन आता है स्टैटिक। अब जो चीज फिक्स है वो फास्ट होगी एंड देन फास्टर होती है और मोर एक्सपेंसिव होती है। मतलब जो चीज फिक्स है तो फास्ट होगी और वो महंगी होती है, इसलिए। लेकिन दिक्कत क्या है, उसको बार बार रिफ्रेश, एक बार फिक्स कर दिया, एक बार खर्चा कर दिया, उसके बाद उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसको कहां पर यूज किया जाता है? इसको कैशेस मेमोरी में यूज किया जाता है। इसको ऐसे से याद रख सकते हो, स्टैटिक है तो कैशेस में, डायनामिक है तो मेन में। याद रखिएगा, ये जो निमोनिक बता रहा हूं पेपर में काम आएगा। जो डायनामिक है उसको मेन मेमोरी में यूज किया जाता है और जो स्टैटिक है उसको कैशेस मेमोरी में यूज किया जाता है। सो कैशेस मेमोरी है वो इसका पार्ट में जाती है, लेवल 1 कैशेस, लेवल 1 2 कैशेस, दीज आर द स्टैटिक रैम। ये किसका पार्ट होती है? ये टाइप होती है रैम का स्टैटिक, जो स्टैटिक फिक्स रैम होता है उसका पार्ट होती है। जाना जाता है रोम। देखो अब रोम है, उसमें कई टाइप्स होती हैं। जैसे सबसे पहले होता है ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रोम दैट कैन इरेज यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। वैसे तो देखो ईरोम को, मतलब जो रोम होते हैं, रीड ओनली मेमोरी, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते हो, लेकिन अगर वो प्रोग्रामेबल है, दैट इज उसको अल्ट्रावायलेट लाइट से उसको क्या किया जा सकता है? इरेज किया जा सकता है, मतलब रीप्रोग्राम किया जा सकता है। आफ्टर इरेजिंग फर्मवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है और एम्बेडेड सिस्टम में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप उसको अल्ट्रावायलेट यूवी जो लाइट्स होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल करके उसको खत्म कर सकते हो, उसमें जो डेटा होता है। ठीक है, फिर उसको कुछ और उस पर लिख सकते हो, फिर उसको हटा सकते हो। अल्ट्रावायलेट रेस का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी रेस का? यूवी का। और अगर इलेक्ट्रिकली रेजेबल हो जाए तो यहां पर आपको यूवी लाइट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको इलेक्ट्रिकली खत्म कर सकते हैं। मतलब मेन पर्पस तो देखो ई प्रोम होते हैं, देखो चाहे इलेक्ट्रिकल होते हैं प्रोग्रामेबल हो, ये दोनों पर्पस है वो खत्म करना है, मतलब उसको दोबारा रीराइट करने की बात हो रही है। फर्क क्या है कि यहां पर अगर डबल ई है, इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डेटा को हटाया जा रहा है, और अगर सिंगल ई है तो उसमें आप यूवी लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हो। सो रोम दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम इलेक्ट्रिकली, यूज्ड फॉर फर्मवेयर अपडेट। सेम वही है, बायोस अपडेट के लिए, एम्बेडेड सिस्टम, बायोस चिप्स और फ्लैश ड्राइव। ठीक है, काम तो सेम ही है दोनों का, कोई फर्क नहीं है, बस फर्क है इसके ऊपर जो डेटा है, उस डेटा को रिमूव करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर जो डेटा है उसको रिमूव करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसे या तो यूवी लाइट से इरेज कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली उसको इरेज कर सकते हो। या तो आप यूवी लाइट से इरेज कर सकते हो, या फिर आप उसको डायरेक्टली भी इरेज कर सकते हो। क्लियर है? देन आता है मैग्नेटिक स्टोरेज। एक होती है मैग्नेटिक स्टोरेज, एक होती है ऑप्टिकल स्टोरेज। जो मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक यूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू स्टोर डेटा, तो इसमें चुंबकीय गुणों का इस्तेमाल किया जाता है। मेन मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी, इसमें मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक स्टोरेज है, दैट इज मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाई कैपेसिटी होती है, एक्सेस फ्लो होता है, बैकअप के लिए यूज किया जाता है, एंटरप्राइज स्टोरेज के लिए, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया। मैग्नेटिक टेप्स, अब ये जो मैग्नेटिक टेप्स है मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक टेप्स कौन सी होती है? जो वो सीक्वेंशियल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, इस तरीके से जो स्कूल डेक की टेप्स आती थी ना पुरानी, ए साइड बी साइड, तो वो मैग्नेटिक टेप्स होती है, मतलब जिसमें सीक्वेंशियल डेटा होता है। 3600 फीट है उसकी जो लेंथ होती है, तो उसमें अगर सीक्वेंशियल डेटा स्टोर करना हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो मैग्नेटिक टेप को, और अगर आपको रैंडम डेटा यूज करना हो तो उसके लिए मैग्नेटिक डेस्क को भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन आ जाता है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल में आप स्टोरेज का इस्तेमाल करते हो यूजर्स, लेजर्स का, तो स्टोर डेटा, मतलब इसमें लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत पोर्टेबल होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सीडी डीवीडी है, डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, मतलब पुराने समय पे इस्तेमाल होती थी वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के समय में ऑप्टिकल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्टिकल में आप लेजर से डेटा को स्टोर करते हो, और जो मैग्नेटिक था उसमें मैग्नेटिक मेमोरी का इस्तेमाल, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें भी दो होता है, मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, राइट। और देन लास्ट में हम पढ़ते हैं इस दोनों की मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है, प्राइमरी और स्टोरेज मेमोरी। देखो अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल मेमोरी बाय द सीपीयू फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो ये क्या बोल रहा है कि इसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सेसिबल मेमोरी यूज्ड बाय सीपीयू फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज ड्यूरिंग ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में आप जो भी डेटा इस्तेमाल कर रहे हो इस टाइम पे जिसको ऑपरेट किया जा रहा है, उसमें जो भी टेम्परेरी स्टोरेज होती है उसके लिए प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। और ये कौन सी होती है? दिस इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। तो लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए हम जिस मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं उसको सेकेंडरी स्टोरेज का नाम बोल दिया। ये वोलेटाइल होती है, मतलब अगर रैम की बात करते हैं तो वोलेटाइल होती है, क्योंकि यहाँ पर रैम को ही कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि रोम को हम डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वोलेटाइल है। और ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब रिटेन डेटा विदाउट पावर, कि अगर लाइट नहीं भी है तो भी ये क्या करता है, अपने पास डेटा को स्टोर करके रखता है। स्पीड है प्राइमरी मेमोरी की बहुत ज्यादा तेज होती है, बहुत स्पीड से काम करती है, और इसकी जो स्पीड है मतलब फास्ट तो होती है, लेकिन अगर प्राइमरी मेमोरी के साथ कंपेयर करोगे, इफ यू कंपेयर इट विद प्राइमरी मेमोरी, तो वो थोड़ी स्लो होती है। इसकी जो कैपेसिटी है वो कम होती है, जीबीज में होती है, या आजकल टीवीज में भी आती है। ठीक है, आपको पता है हार्ड ड्राइव्स हैं वो 100 जीबी की भी आती हैं, 1000 जीबी की। कॉस्ट है प्राइमरी मेमोरी वो महंगी होती है, और ये थोड़ी सी सस्ती होती है, बड़े आराम से आपको अवेलेबल हो जाती है।
उपयोग है वो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है, जिस जो इस टाइम पे डेटा यूज कर रहे हो, अगर उसको आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप बैकअप के लिए कोई डेटा इस्तेमाल करना चाहते हो, मतलब आप लंबे समय तक कोई डेटा स्टोर करके रखना चाहते हो, तो उसके लिए हम परमानेंट स्टोरेज का इस्तेमाल, सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रैम हो गई, कैशेस मेमोरी हो गई, अब इसमें हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया और ऑप्टिकल डिस्क हो गया, जो सीडी और डीवीडी होती है। एक्सेसिबिलिटी, यहां से सवाल बहुत बार पूछा गया, एक्सेसिबिलिटी किसको कहां पर कब एक्सेस किया जा सकता है, किसको कब कैसे एक्सेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो दिस इज डायरेक्टली एक्सेसिबल, इसको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है किससे, सीपीयू के पर। इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, इसको सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। और रिक्वायर अ कंट्रोलर और फाइल सिस्टम फॉर एक्सेस, इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है, इसके लिए इंटरमीडिएट्स का इस्तेमाल करता है, इंटरमीडिएट को यूज करना पड़ता है, इनडायरेक्ट एक्सेस होता है, बोल सकते हैं। देन आ जाता है डेटा लाइफ स्पैन, शॉर्ट होता है क्योंकि जैसे ही आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा, इसमें जो भी डेटा होगा वो साथ में चला जाएगा, ये लंबे समय तक, जब तक आप इसको मैन्युअली डिलीट नहीं करोगे, जब तक कोई वायरस वगैरह नहीं आता है, तब तक इसका डेटा कहीं नहीं जाता है, वो हमेशा बना रहता है, हमेशा बचा रहता है। देन आ जाता है पावर डिपेंडेंसी, इट डिपेंडेंट ऑन द पावर, ऑब्वियसली बात है, प्राइमरी मेमोरी है वो पावर पे डिपेंड करती है, क्योंकि विदाउट पावर तो वो खत्म ही हो जाएगी। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पावर फॉर रिटेनिंग डेटा, डेटा को रिटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पोर्टेबिलिटी, नॉन पोर्टेबल, इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम हार्डवेयर, प्राइमरी मेमोरी को निकाल नहीं सकते हो, ये सिस्टम का पार्ट होता है, दे आर हाईली पोर्टेबल, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, एसएसडी है, इसको आप निकाल के अपनी जेब में भी रख सकते हो, यूएसबी वगैरह को भी आप साथ में क्या कर सकते हो, लेके चल सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा, आईसीटी पढ़ रहे थे हम, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए पिछली क्लास में हमने मेमोरी वगैरह कर लिया था, जो कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कर लिया था, कंप्यूटर की टाइप्स को पढ़ लिया था, और उसके साथ साथ कंप्यूटर की जो जनरेशन है उन सभी को हमने क्या कर लिया है, कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखो इनपुट और आउटपुट का मतलब, जिससे आप कंप्यूटर में कुछ इंफॉर्मेशन डालते हो दैट इज इनपुट डिवाइस, और जहां से आपको रिजल्ट मिलता है दैट इज आउटपुट डिवाइस। तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की यहाँ पर क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन है। तो इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है कीबोर्ड। तो ये जो कीबोर्ड है वो आप लोगों को मालूम है, जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज किया जाता है। आप इसमें टेक्स्ट, नंबर या कमांड है वो सब क्या कर सकते हो, अपने कीबोर्ड से क्या कर सकते हो, दे सकते हो कंप्यूटर को। और फंक्शन क्या है, टेक्सचुअल और कमांड है, मतलब कंप्यूटर को कमांड देने के लिए और कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट डालने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास बहुत सारे कीबोर्ड होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड होता है, मैकेनिकल होता है, वर्चुअल होता है, ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है माउस। माउस बेसिकली आपकी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑन स्क्रीन कर्सर, जो स्क्रीन पे कर्सर चलता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको नेविगेट करने में, सिलेक्ट करने में और ड्रैग करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जिस तरीके से हमारे पास लैपटॉप की भी टाइप, सॉरी कीबोर्ड की टाइप है, उसी तरीके से हमारे पास ऑप्टिकल माउस होता है, वायरलेस माउस होता है और ट्रैकबॉल माउस भी होता है, अलग अलग तरीके के माउस होते हैं। उसके बाद आता है स्कैनर, ये आप लोगों ने देखा होगा, स्कैनर होता है जहां पर जैसे फोटोस्टेट वाली मशीन होती है वो स्कैनर का काम भी करती है। तो वहां पर क्या करते हो आप, अपने डॉक्यूमेंट्स, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। क्या करते हो, उसके जो फॉर्मेट होते हैं उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट, फॉर फिजिकल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। सो इसके लिए फोटोज को डिजिटलाइज करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, आर्ट्स को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लैट बेड होता है, हैंड हेल्ड होता है और बारकोड स्कैनर होता है, ठीक है। बारकोड वाला आपने देखा होगा, जो उसमें रहता है, जो जब आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हो, फ्लैट बेड है जहां पे सीधा ऐसे रहता है, और एक जो हैंड हेल्ड होता है वो जो हाथ में छोटे छोटे स्कैनर आते हैं, उसकी भी बात की जा रही है। उसके बाद माइक्रोफोन, जैसे अभी जो मैंने लगा रखा है, जैसे माइक है, तो माइक्रोफोन है, कैप्चर ऑडियो एंड रिकॉर्डिंग कॉल्स एंड कमांड्स, तो रिकॉर्डिंग साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, वॉइस रिकॉग्निशन के लिए यूज होता है। यूएसबी भी हो सकता है, कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर अपना एक इनबिल्ट भी होता है, और पॉडकास्ट माइक्रोफोन भी हो सकते हैं। मतलब माइक इसकी बात हो रही है, जैसे ये वायरलेस है, कुछ होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है हमारी कैमरा। अब कैमरे का काम क्या है, कैप्चर इमेजेस एंड वीडियो फॉर इनपुट, जो इनपुट देनी है उसके लिए जो फोटोज क्लिक करता है वो कैमरे के द्वारा क्लिक किया जाता है। तो वीडियो कॉल के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। वेब कैम हो सकते हैं, डीएसएलआर होते हैं, सर्विलेंस कैमरा, जिसको आप सीसीटीवी भी बोल देते हो, ठीक है। वैसे तो आजकल हर मोहल्ले में आंटियां भी सीसीटीवी का काम करती हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में देखा जाए तो सीसीटीवी को हम सर्विलेंस कैमरा का नाम दे देते हैं। कौन सा नाम दे देते हैं बेटा, वी कॉल इट सर्विलेंस कैमरा। यहाँ पर सर्विलेंस के लिए इस कैमरे का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, सर्विलेंस का ये काम करता है। अब टच स्क्रीन है जो बेटा, ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, याद रखिएगा, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों का काम होता है, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों का काम होता है। सो अलाउ प्रिंट थ्रू टच गेस्टर्स, ठीक है। जो हम अपने, जैसे ये भी टच स्क्रीन है ना, तो टच है तो इसमें इनपुट देने के लिए भी, आउटपुट के लिए सेम टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। तो ये लिखा हुआ ना, कंबाइन इनपुट एंड आउटपुट ऑन द सेम स्क्रीन। स्मार्टफोन की स्क्रीन आती है, टैबलेट्स की आ जाती है, इंटरेक्टिव डिस्प्ले है, जैसे ये वाला है, दिस इज इंटरेक्टिव डिस्प्ले, जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, इंटरेक्टिव डिस्प्ले है। कौन सा है आपका इंटरेक्टिव डिस्प्ले, कौन सा है इंटरेक्टिव डिस्प्ले है, ये आप लोगों का इंटरेक्टिव डिस्प्ले, ओके जी। उसके बाद जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, जब हम गेम वगैरह खेलते हैं या सिमुलेशन, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वो जो सिमुलेटर्स बने होते हैं, ठीक है, PS4 वगैरह गेम्स आती हैं या जो बाइक वाली गेम्स आती हैं, उसमें कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है मूवमेंट्स, ठीक है। और जो गेम्स के लिए यूज किया जाता है प्रोवाइड प्रिसाइज डायरेक्शन, तो गेमिंग जॉयस्टिक होते हैं, फ्लाइटर सिमुलेटर कंट्रोलर होता है, ठीक है। अगर आपने वो एक मूवी आई थी पीछे जो इसकी अजय देवगन की आई थी, फ्लाइट 34 कुछ करके, ऐसी 34 करके थी, तो उसमें वो जब जहाज को रोक देता है तो उसके बाद उसको सिमुलेटर पे वो प्रूव करना होता है कि हाँ मैंने उस जहाज को रोक दिया था। मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे किसी को जहाज उड़ाना सिखाया जाता है ना, वो मैं पहले ही बताया, वो डायरेक्टली थोड़ी उड़ाना सिखा दोगे, वो कैसे होता है, उसको एक सिमुलेटर होता है, उस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की जाती है, वहां पर देखा जाता है कि वो सही तरीके से काम करता है। रनवे 34 थी मूवी का नाम, तो उसमें भी वो चीज दिखाई हुई है, ठीक है। उसी चीज की बात हो रही है, फ्लाइट सिमुलेटर कंट्रोलर की, जो फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। देन आ जाता है लाइट पेन, अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू सिलेक्ट और ड्रॉ ऑन स्क्रीन, ठीक है। ये लाइट पेन होता है, जिसके इसके इस्तेमाल से आप कंप्यूटर पे कुछ क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर और एडिटिंग के लिए यूज होता है, जैसे ये भी एक तरीके से वो ग्राफिक टैबलेट्स पे होता है, जैसे डिजाइन वगैरह बनाने के लिए ना, उसके लिए यूज होता है। तो सीएडी कंप्यूटर सिस्टम जो लाइट पेन होते हैं, स्टाइलस पेन होते हैं, ठीक है। ये सेम इसी पेन की बात हो रही है, कुछ इसमें अलग से बात नहीं हो रही, ठीक है। लाइट पेन जैसे इस तरीके का हो गया, ये भी उसी तरीके का काम करता है, लेकिन वो क्या होता है, वो थोड़ा सा ग्राफिक्स के लिए काम किया जाता है, ग्राफिक्स के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। देन आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने देखा होगा, जैसे
बार कोड एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल डेटा। तो ये जो बार कोड होते हैं वो आपने बुक्स वगैरह पे पीछे लिखा होता है, या फिर जो आप कोई सामान खरीदने जाते हो ना किसी मॉल वगैरह में, तो वहां पर रिटेल और इन्वेंटरी मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। लेजर स्कैनर हो सकता है और सीसीडी स्कैनर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली बार कोड स्कैनर। जो बार कोड में जो बार कोड बना हुआ होता है ना, अब इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों को इसकी कंफ्यूजन होती है। जब बार कोड को रीड किया जाता है तो वो ब्लैक लाइंस को पढ़ता है या व्हाइट को पढ़ता है, चलो बताइए। जो बार कोड स्कैनर होता है वो ब्लैक लाइंस को पढ़ता है या फिर व्हाइट लाइंस को पढ़ता है, किसी को पता है? यस, वो व्हाइट को पढ़ता है, ठीक है। इसलिए तो वो बार कोड स्कैनर भी इसी तरीके से काम करता है। वो जो लाइंस बनी हुई होती है उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में, जिसमें हम पढ़ सकते हैं कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। तो इन्वेंटरी स्टॉक वगैरह में देख लो ना, अब मॉल में जाते हो वो एक एक चीज को, मतलब देखो अब एक मॉल में 1000 बंदे जा रहे हैं, सो रोज को हर रोज 10,000 आइटम सेल हो रही है, तो क्या वो 10,000 आइटम्स का देखेंगे अच्छा कितना प्रिंट है? नहीं, वो बस स्कैन करते हैं, उस पर ऑटोमेटिकली सब आपका बिल बन जाता है। तो उसके लिए यूज होता है। अब आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती है बेटा? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो आपको रिजल्ट देने का काम करती है, उन डिवाइसेस से जिन डिवाइसेस से आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? आउटपुट डिवाइस। सबसे पहली डिवाइस कौन सी होती है हमारे पास? आउटपुट डिवाइस। तो इसमें मॉनिटर आता है सबसे पहले, डिस्प्ले विजुअल आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे जो भी डिस्प्ले होती है, जो भी रिजल्ट है, ठीक है, जैसे ये आउटपुट ही दिखा रहा है आपको, शो ग्राफिकल टेक्स्ट वीडियो कंटेंट दिखा सकता है। ये बहुत सारे तरीके के एलसीडी एलईडी ओलेड मॉनिटर है, वो आपके पास अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। इसमें एलसीडी एलईडी ओलेड वगैरह लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें कवर होती है। उसके बाद जो मेन आता है नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर का मतलब क्या होता है? जो प्रिंट करता है। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इनटू हार्ड कॉपी। अब इसको जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, देखो जो हार्ड कॉपी को डिजिटल में कन्वर्ट करता था वो स्कैनर था, और जो डिजिटल को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? उसको हम प्रिंटर बोल देते हैं। तो ये करता है प्रिंट, टेक्स्ट, इमेजेस और डायग्राम कुछ भी आप इससे निकाल सकते हो। प्रिंटर हमारे पास इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, 3D प्रिंटर, काफी तरीके के क्या है प्रिंटर मौजूद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, इस तरीके के बहुत सारे प्रिंटर है वो मौजूद रहते हैं। देन आ जाता है हमारे पास स्पीकर। स्पीकर तो सुनने का ही काम करता है, सुनाने का आउटपुट ऑडियो फ्रॉम द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर में से ऑडियो, जैसे माइक्रोफोन कंप्यूटर के अंदर ऑडियो डालता है, उसी तरीके से जो स्पीकर है वो अंदर से बाहर की तरफ ऑडियो को लेके आता है। तो म्यूजिक को प्ले करने के लिए, म्यूजिक को चलाने के लिए किसी तरीके का अलर्ट है, हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं, बिल्ट इन लैपटॉप स्पीकर होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आप लैपटॉप लेते हो ना बेटा, तो लैपटॉप के अंदर माइक का ऑप्शन भी होता है और स्पीकर का भी ऑप्शन होता है। तो जो लैपटॉप में माइक लगा हुआ है वो इनपुट का काम करता है, मतलब उससे आप कंप्यूटर में इनपुट डाल रहे हो, और जो वहां से आपको आउटपुट, जो वहां से आपको आवाज सुनाई दे रही है उसको आप आउटपुट बोल देते हो, जो कि स्पीकर का काम करता है। सर डिजिटल बोर्ड इनपुट, हाँ तो टच स्क्रीन है ना, तो टच है वो दोनों का काम करता है, इनपुट का भी आउटपुट। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? सर प्रोजेक्टर होता है जहां पर कंप्यूटर की स्क्रीन को लार्ज डिस्प्ले पे दिखाया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की स्क्रीन को ऐसे वो देखा होगा आपने, बड़ी सी लाइट्स होती है, उसको आप दीवार पे किसी व्हाइट चादर कपड़े पे क्या कर देते हो, निकाल देते हो। तो प्रेजेंटेशन के लिए, मूवी वगैरह देखने के लिए, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। वो कई बार वो देखा होगा आप लोगों ने, पहले आते थे, अभी तो पता नहीं आते या नहीं। ये जो क्रिश्चियनिटी का वो करते हैं ना, प्रचार करते हैं, ये गांव गांव में, शहर शहर में आके ना वो उनकी धार्मिक मूवीज वगैरह दिखाते थे। वो एक बड़ा डिस्प्ले, उनके पास प्रिंटर होता था, कोई साफ थी वो जगह देख लेते थे और वहां पे वो वीडियो चला देते थे, मतलब पूरा गांव इकट्ठा होकर उसको देख रहा होता था, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक बार देखी थी। तो ये सेम वही टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये डीएलपी एलईडी प्रोजेक्टर है, वो अलग अलग तरीके के प्रोजेक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद हेडफोन, ये तो आपको मालूम है, पूरा दिन आप लगा के रखते हो। प्रोवाइड प्राइवेट और आउटपुट, ठीक है। तो ये हेडफोन लगाते हो तो वो आवाज बाहर नहीं सुनाई देती है, सिर्फ आपको सुनाई देती है, इस वजह से। सो ब्लॉक एक्सटर्नल नॉइस फॉर इमर्सिव साउंड। वाइड हेडफोन हो सकते हैं, नॉइस कैंसलिंग भी हो सकते हैं, मतलब जैसे बहुत बहुत तरीके के जो स्पीकर है, ये जो हेडफोन है वो आपको मिल जाते हैं। वाइड भी हो सकते हैं, नॉन वाइड भी हो सकते हैं। देन ये प्लॉटर। देखो प्लॉटर और प्रिंटर बिल्कुल सेम होते हैं। प्रिंटर में छोटी छोटी चीजों को प्रिंट किया जाता है, लेकिन जो प्लॉटर होता है ये जो बड़ी चीजें होती हैं, समझ रहे हो ना, जैसे बड़ी इन द सेंस जिसमें एक बहुत बड़ी कोई फ्लेक्स होती है, ठीक है, कोई 10 फीट की फ्लेक्स को पब्लिश करना है, तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड डायग्राम्स, तो यूज फॉर आर्किटेक्चरल डिजाइन और इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर हो सकते हैं, ठीक है। तो जो प्लॉटर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह को छापने के लिए, ठीक है, देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं उन पोस्टर्स को छापने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स जो होते हैं उनको छापने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है ब्रेल डिस्प्ले। अब ब्रेल कौन सी होती है? विद ब्रेल फॉर विजुअली इंपेयर्ड। तो ब्रेल डिस्प्ले वो होती है, देखा होगा आप लोगों ने, जिन लोगों को नजर नहीं आता है उनकी जो लिपि होती है, मतलब वो ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया कैसे जाता है, जिन लोगों की आई साइट नहीं होती है। ब्रेल, लुइस ब्रेल ने वो लिपि बनाई थी, और आपने देखा होगा वो ऐसे ना घड़ी का ऐसे ढक्कन खोल के उस पे ऐसे उंगलियां लगा के देख लेते हैं कि कितना टाइम हो रहा है। वो एक तरीका है, उस तरीके का भी एक डिस्प्ले बनता है जिसमें एक्सेसिबिलिटी पर्पस के लिए, मतलब जो लोग किसी वजह से देख नहीं पाते हैं, जिन लोगों की नजर कमजोर होती है, तो वो इस ब्रेल जो आउटपुट है इसका इस्तेमाल करते हैं। रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, ठीक है, ये काफी रिफ्रेश जो बार बार होती रहती है। और कहना जाता है वीआर, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये एप्पल ने अभी लॉन्च करना है 2025 में। भारत में मोस्टली ये 2026 में आ जाएगा, जिसके अंदर आपको किसी स्क्रीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये वर्चुअल रियलिटी को आप यहाँ पे लगाते हो, मतलब अभी भी है लेकिन बहुत ज्यादा आम लोगों तक पहुंच जाएगी। आप बस आंखें बंद कर, मतलब उसके थ्रू आप ऐसे हवा में सारी चीजों को क्या कर पाओगे, चला पाओगे, हवा में सारी एप्स वगैरह आपकी क्या करेंगे, काम करेंगे। सो प्रोवाइड इमर्सिव विजुअल एंड आउटपुट फॉर वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, मतलब वो रियलिटी नहीं है लेकिन आपको वर्चुअल रियलिटी, आपने देखा होगा वो एक वीआर क्रीम आती है ना मशीन, जिसमें वो प्रे भी करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अभी किसी पहाड़ी से नीचे गिर जाओगे, है ना। तो वो चीजें हैं, वो वर्चुअल रियलिटी है। मतलब ये अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाली है, ठीक है। गेम्स में भी आपने देखा होगा ये वाली चीजें हैं जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाली है। हाँ अभी तो एक्सपेंसिव है, लेकिन 2-3 साल तक, 4 साल तक आम लोगों की पहुंच में भी ये हो जाएगी। तो यूज इन गेमिंग, ट्रेनिंग और सिमुलेटर यूज किया जाता है। ऑकुलस रिफ्ट, एचटीवी वाइव्स और सोनी पीएसवीआर, ठीक है। ये जिन जिन कंपनीज ने अपने ये निकाले हैं यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है। तो ये आप लोगों की क्या है, डिवाइसेस हैं, कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिंटर की टाइप्स। हमारे पास जो प्रिंटर्स हैं, यहां से कई सवाल बन जाते हैं। देखो एक तो प्रिंटर होते हैं ना कि वो 2 टाइप्स होती है, कौन सी यार मेरे दिमाग से निकल गया, 2 टाइप्स होते हैं प्रिंटर, एक वो जो टच करता है और एक जो नहीं टच करता, बताना, मेरे दिमाग से निकल गया, क्या बोलते हैं उसको, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। हाँ, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट, हाँ
थैंक यू। इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट, ठीक है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट, ये पहले एक बार पढ़ लीजिए आप, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। अब इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ? इंपैक्ट का मतलब होता है जहां पर, इंपैक्ट का मतलब होता है जहां पर पेपर टच होता है। पुराने टाइम के जितने भी कंप्यूटर और लैपटॉप और प्रिंटर होते थे वो सारे इंपैक्ट प्रिंटर होते थे। क्यों? क्योंकि उसमें वो ऐसे टच करता है, क्या करता है, ऐसे टच करता है इंपैक्ट प्रिंटर में। लेकिन आज के समय में जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे प्रिंटर्स हैं वो नॉन इंपैक्ट आते हैं, ठीक है। मतलब अगर टच फिजिकली टच हो रहा है तो इंपैक्ट है, और अगर फिजिकली टच नहीं हो रहा है तो उसको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का नाम दिया जाता है। तो ये जो इंकजेट वगैरह, लेजर वगैरह है ना, ये सब नॉन इंपैक्ट है, ये आज के समय में यूज किया जाता है। सबसे पहला प्रिंटर है हमारा इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट कौन सा होता है? स्प्रे लिक्विड इंक डायरेक्टली ऑन टू पेपर टू क्रिएट हाई क्वालिटी। तो इसके अंदर इंकजेट में क्या होती है, इंक होती है और वो डायरेक्टली पेपर पे प्रिंटता है, उससे क्या होता है, टेक्स्ट वगैरह बनते हैं। हाई क्वालिटी प्रिंट्स के लिए यूज किया जाता है और सपोर्ट कलर है मोनोक्रोमिक प्रिंटिंग। और जो कलर इंकजेट होता है इसमें अलग अलग कलर की इंक होती है, तो आप इसमें जिस तरीके का ब्लैक एंड व्हाइट निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो, कलर निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो। और जो हमारे घरों में स्मॉल ऑफिस प्रिंटिंग में यूज किया जाता है एचपी डेस्कजेट और कैनन पिक्समा। मतलब हम अपने घरों में इंकजेट प्रिंटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कम काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें इंक पड़ती है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर जब लेजर प्रिंटर की बात की जाती है तो इसमें एक लेजर बीम होता है और टोनर पाउडर होता है टू प्रोड्यूस फास्ट एंड प्रिसाइज। यहां पर इंक पड़ती है, यहां पर टोनर होता है, और टोनर में क्या होता है, टोनर में पाउडर डाला जाता है, ठीक है। यहां पर स्प्रे करता है, यहां पर पाउडर की हेल्प से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है, फास्ट प्रिंटिंग होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ज्यादा। मतलब अगर आपने कम प्रिंटिंग करना है तो उसके लिए तो इंकजेट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको बहुत सारे प्रिंट निकालने हैं तो उसके लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर लार्ज वॉल्यूम की बात की जाती है, मतलब ऑफिस में, स्कूल्स में, तो एचपी के लेजर जेट, ब्रदर्स कैचर सीरीज या कैनन वगैरह के भी, और ये इप्सन वगैरह के भी आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इंकजेट में इंक होती है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टोनर और टोनर पाउडर होता है, ठीक है। लेजर बीम होता है, ऐसे ब्लैक कलर का लेजर बीम होता है, उसमें आप जिसको आप एक और भी वर्ड बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इसको टोनर को एक और भी वर्ड बोलते हैं कि इसे शायद कुछ है, बस ये याद रखिएगा। वहां पर इंक का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर पाउडर, कार्टेज कार्टेज। नहीं एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि आप लोगों को अगर कम प्रिंटिंग करनी है तो इंकजेट का इस्तेमाल कर सकते हो घरों के लिए, लेकिन अगर ज्यादा प्रिंटिंग करनी है तो उसके लिए आप लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि उसमें पाउडर डाला जाता है, उससे काफी सारे पेज हैं वो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। आगे आता है डॉट मैट्रिक्स। अब ये जो डॉट मैट्रिक्स है ये आप लोगों का इंपैक्ट प्रिंटर है। ये कौन सा बेटा? ये आपका इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होगा कि इसमें इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर पेपर को टच करेगा। तो डॉट मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? इंपैक्ट प्रिंटर दैट यूज प्रिंट हेड टू स्ट्राइक इंक ऑन रिबन एंड प्रोड्यूस कैरेक्टर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐसे इसमें रिबन लगा हुआ होता है और वो ऐसे पेपर पे टच करता है तो एक लेटर बन जाता है। ड्यूरेबल है एंड कैन प्रिंट ऑन मल्टीलेयर्ड पेपर, यूज फॉर प्रिंटिंग रिसीव्ड इनवॉइसेस और कार्बन कॉपी, ठीक है। जो छोटी छोटी जहां पर आपको क्वालिटी ज्यादा नहीं चाहिए होती है वहां पर आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्या करते हैं, आप इस्तेमाल कर लेते हैं। एप्सन एलएक्स सीरीज वगैरह इसके अंदर आ जाती है। देन आ जाता है थर्मल प्रिंटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल प्रिंटर? यूजेस हीट टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑन थर्मल पेपर। थर्मल मतलब, थर्मल का मतलब क्या हुआ, क्या बोल सकते हो, हीट। यहाँ पर एक थर्मल पेपर होता है और उस पे जब हीट डाली जाती है तो ये प्रिंटिंग का काम करता है। ये एकदम से शांत होते हैं, इसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती है, और इसमें ना तो इंक की जरूरत होती है ना ही टोनर की जरूरत होती है। इंक और टोनर की जरूरत, हाँ, नॉन इंपैक्ट होगा थर्मल, क्यों? क्योंकि ये टच नहीं करता है, ये सिर्फ अपनी हीट से होता है। वो आपने ना एक चीज देखी होगी, छोटे होते थे तो ना एक साइंस का एक्सपेरिमेंट करते थे, वो सिक्के में ना आई थिंक प्याज का रस डाल देते थे और फिर उससे पेपर पे कुछ लिख देते थे, कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन जैसे ही उस पेपर को मोमबत्ती के पास लेके जाते थे, मतलब आग के पास लेके जाते थे, तो जो उस पे लिखा हुआ होता था ना वो एकदम से ऐसे नजर आना शुरू हो जाता था। आप लोगों ने ये देखा होगा। तो ये सेम वही है, जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग वगैरह होती है ना, यूज्ड फॉर रिसीव्ड इन रिटेल स्टोर एंड एटीएम्स। तो जो टी शर्ट वगैरह पे लोगो बनते हैं ना वो थर्मल प्रिंटर की हेल्प से होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वो ऊपर ऐसे रख देते हैं, उसको प्रेस कर देना है और उसके ऊपर से ऐसे वो निकाल देते हैं। तो उस चीज के लिए थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ज़ेब्रा थर्मल प्रिंटर, एप्सन एमटीएम सीरीज, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो थर्मल प्रिंटर होता है ये कौन सा होता है बेटा? थर्मल प्रिंटर आप लोगों का हेल्प करता है क्या करने में, चीजों को हीट की हेल्प से प्रिंट करने में। जब हम हीट का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट करने के लिए तो उसमें थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ये प्रिंटर की टाइप है। उसके बाद आता है 3D प्रिंटर। हमारे पास 3D प्रिंटर्स भी आते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बाय लेयरिंग मटेरियल। अब इसमें जैसे 3D होता है, 3D प्रिंटिंग होता है, ठीक है। आपको कोई विजुअल्स वगैरह बनाने हैं, जैसे प्लास्टिक, मेटल और रेसिन पे जो मटेरियल होता है, यूजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोटाइप एंड एजुकेशन। मतलब कोई मॉडल आपने बनाना है ना, उसको बाहर निकालने के लिए ये वाला जो प्रोटोटाइप है 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियरिटी एंडर, अल्टीमेकर, प्रूसा, ये इनकी कुछ टाइप्स हैं। कस्टमाइज्ड, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे होता है ना कि आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो डायरेक्ट वहां पे थोड़ी बनाओगे, पहले उसका एक मॉडल बनता है 3D फॉर्म में, 2D फॉर्म में। तो वो नॉर्मल प्रिंटर नहीं निकाल पाएगा उसका प्रिंट, या नॉर्मल प्रिंटर उसको नहीं निकाल पाएगा। तो जो नॉर्मल प्रिंटर है जब वो ये चीजें नहीं कर पाता है तो उसके लिए फिर कस्टमाइज्ड डिजाइन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कस्टमाइज डिजाइन के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्लॉटर, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्लॉटर का काम क्या होता है? प्लॉटर होता है हाई क्वालिटी लार्ज स्केल ग्राफिक्स। नॉर्मल प्रिंटर है वो A4, A3, A2 तक करता है, लेकिन ये जितना बड़ा भी प्रिंटिंग आप निकालना चाहते हो, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर पब्लिश होता है ना, जहां पे वहां पे प्रिंटर नहीं लगे हुए होते, वहां पे प्लॉटर लगे हुए होते हैं। तो प्रिंट वेक्टर ग्राफिक्स एंड ब्लूप्रिंट्स, हाई प्रिसीजन एंड डिटेल्स, यूज्ड इन आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड एडवर्टाइजिंग। जो एडवर्टाइजिंग वगैरह होती है ना, इंजीनियरिंग वगैरह होती है, वहां पर यूज किया जाता है। तो ये कैनन वगैरह और एचपी में ये देखने को आपको मिलती है। पैम्पलेट वगैरह बड़े बड़े छापने के लिए यूज होता है। फोटो प्रिंटर सिर्फ और सिर्फ फोटोज को प्रिंट करने के लिए इसका मेन काम क्या होता है, फोटो प्रिंटिंग के लिए। सपोर्ट वाटरलेस प्रिंटिंग, कॉम्पैक्ट एंड इजी टू यूज बाय फोटोग्राफर एंड हॉबिस्टिक्स फॉर फोटो प्रिंटिंग। आपने देखा होगा ये ऐसे आते हैं, ये तो ऑनलाइन में मिल जाते हैं आपको फोटो प्रिंटिंग में। उसमें फोटो डाल देते हो, उसका प्रिंटर निकाल देता है। ऐसा होता है ना आपके लैपटॉप के साथ, आपके मोबाइल के साथ, हैंड हेल्ड होती है इतने छोटे छोटे से। आजकल तो ये टेक्नोलॉजी ना पुराने समय पे कैमरे के साथ होती थी। कैमरा जैसे फोटो क्लिक करता था उसके साथ ही वो फोटो बननी शुरू हो जाती थी, ठीक है। फोटो प्रिंटर, हाँ बिल्कुल, वो छोटे छोटे वो प्रिंट है वो साथ ही साथ क्या कर देता है, निकाल देता है, ठीक है, वो चीज होता है। ऑल इन वन प्रिंटर, ये वो सारे प्रिंटिंग होते हैं जो 3-in-1 4-in-1 आता है ना, जो फोटो स्टेट वाली मशीन होती है, जो प्रिंट भी कर रही होती है, स्कैन भी कर रही होती है, फोटो स्टेट भी कर रही होती है। नॉर्मली 3-in-1 होता है, तो इसमें कॉपिंग फंक्शंस भी होते हैं, स्कैनिंग का काम भी होता है, ये प्रिंटिंग का काम भी करता है। हर तरीके का काम है उसके द्वारा क्या किया जाता है बेटा, निपटाया जाता है। तो ये स्पेस सेविंग डिजाइन है, क्योंकि आपको 3 मशीन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही।
ठीक है जी। आपको 3 मशीन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ 2 मशीन के थ्रू ही आपका क्या हो जा रहा है, सॉरी 1 मशीन से ही आपका क्या हो जा रहा है, काम हो रहा है और मल्टी फंक्शनल है। तो जितना भी चाहो, मल्टी फंक्शनल मतलब आप इसमें से बहुत सारे फंक्शंस को क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। प्रिंट निकालना है तो भी, स्कैन करना है तो भी, कॉपी करना है वो भी, होम और स्मॉल ऑफिसेस फॉर वेरियस टास्क, एचपी डेस्क जेट और कैनन पिक्समा, राइट। तो ये कुछ टाइप्स हैं, इन सभी टाइप को आपने क्या करना है, याद रखना है, इन सभी टाइप्स को आपने समझने की कोशिश करनी है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है किससे, कि इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से, तो सवाल अक्सर बन ही जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में बहुत जरूरी टॉपिक है। सबसे पहले हम समझेंगे हार्डवेयर। देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। सॉफ्टवेयर एस से शुरू होता है, तो सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ कंप्यूटर, एस फॉर सोल, और हार्डवेयर इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। आप ऐसे समझ लीजिए, हार्डवेयर जो चीजें नजर आ रही है, हार्ड है, जो चीजें नजर है, जो टेंजिबल एलिमेंट है पार्ट कंप्यूटर का, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, कीबोर्ड नजर आ रहा है आपको ना, माउस नजर आ रहा है, ये सब क्या है, दीज आर द हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, एडोब रीडर है, पीडीएफ रीडर है, जो कुछ भी है, तो वो सब चीजें क्या है, वो हार्डवेयर होती है। तो सॉफ्टवेयर कौन सी है, जो चीजें सॉफ्ट है, जो सिर्फ आप, जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिनको टच नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन चीजों को टच किया जा सकता है, जो टेंजिबल है, उनको हार्डवेयर का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी टच एंड सीन। तो बोल रहा है कि फिजिकल कंपोनेंट किसी कंप्यूटर के जिनको टच किया जा सकता है, जिनको महसूस किया जा सकता है, वो क्या होते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। दूसरा, इनका नेचर कैसा होता है, प्रकृति, टेंजिबल, कैन बी फिजिकली टच, ठीक है, जैसे लैपटॉप है कंप्यूटर की, उसकी स्क्रीन हो गई है ना, या फिर माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब कंपोनेंट्स जैसे देखो, सारे इनपुट और आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो सारी आपकी हार्डवेयर की फॉर्म में, वो सारी आपकी क्या है, हार्डवेयर की फॉर्म में। सो इंक्लूड्स ऑल इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जितनी डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, सारी हार्डवेयर है। कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए जितनी डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, सारी हार्डवेयर है। कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए जितनी डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, सारी हार्डवेयर है। सब कुछ हार्डवेयर का ही पार्ट होता है। अब इसको कैसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है, 3 कैटेगरी, जितनी इनपुट डिवाइसेस है, जैसे हमने पढ़ा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है और स्कैनर इनपुट डिवाइस है, तो ये सब किसका पार्ट है, ये हार्डवेयर का पार्ट है। उसी तरीके से जो डिवाइसेस आउटपुट के लिए यूज की जाती हैं, जैसे मॉनिटर का इस्तेमाल करते हो, प्रिंटर का इस्तेमाल करते हो, स्पीकर का इस्तेमाल करते हो, वो आपकी हार्डवेयर की डिवाइसेस है। उसके बाद स्टोरेज के लिए आप एचडीडी का इस्तेमाल करते हो, एसएसडी का इस्तेमाल करते हो, यूएसबी यूज करते हो या ऑप्टिकल डिस्क यूज करते हो, जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो, वो किसका पार्ट है, वो सब पार्ट बनता है हार्डवेयर का, राइट। सो जितने भी प्रोसेसिंग डिवाइस है, सीपीयू जो नजर आता है ना, जीपीयू, सीपीयू, जीपीयू, ये सब क्या है, ऑल दीज आर द टाइप ऑफ हार्डवेयर। ये सब किसका टाइप है, ये हार्डवेयर की टाइप्स होती है। अब एग्जांपल लिखा हुआ है, बोला कि कौन कौन सी चीजें हार्डवेयर है। मदरबोर्ड है, कंप्यूटर में लगा हुआ है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, रैम है, पावर सप्लाई यूनिट है, जिसको पीएसयू बोलते हैं, कल मैंने आपको समझाया था पीएसयू के बारे में, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, सब चीजें जो नजर आ रही है, इनको टच किया जा सकता है। बोला लेकिन इनको देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अकेले काम नहीं कर सकते। अगर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कोई काम नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही है। हार्डवेयर नहीं है, सॉरी, सिर्फ अकेला सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर चलाओगे कहां पे, ठीक है। आपको बोल दिया चाहिए व्हाट्सएप, व्हाट्सएप को चलाने के लिए तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना, व्हाट्सएप को चलाने के लिए तो कोई हार्डवेयर चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब डिपेंड्स अपॉन सॉफ्टवेयर ऑपरेशन। मतलब अगर आपकी डिवाइस है, आपके पास माउस है, लेकिन आपके कंप्यूटर में कुछ चल ही नहीं रहा, तो उस माउस से अकेले से क्या करोगे। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जहां पर हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वहीं पर सॉफ्टवेयर को भी हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। जहां पर हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वहीं पर सॉफ्टवेयर को भी हार्डवेयर की साथ में जरूरत पड़ती है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ड्यूरेबिलिटी है, मोस्टली कैन बी वियर आउट और फेल फिजिकल ओवर टाइम, मतलब लंबे समय तक चल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे माउस आपका टूट गया, कीबोर्ड खराब हो गया, तो टेंजिबल चीजें हैं, तो वियर एंड टियर है, वो जल्दी है, मतलब लंबे समय तक भी काम कर जाते हैं, खत्म भी हो जाते, खराब भी हो जाते हैं। उपयोग सॉफ्टवेयर को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसपे सॉफ्टवेयर को रन किया जा सके। इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, ये आपको क्या करते हैं, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं किसको, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। अगर ये नहीं होंगे तो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, अगर ये नहीं होंगे तो सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। तो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, मेजर्ड बाय स्पेसिफिकेशन, जैसे अलग अलग चीजें, जैसे प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, रैम का साइज कितना है, स्टोरेज कैपेसिटी है, उससे मेजर कर सकते हो, ठीक है। हम बोलते हैं कि इसमें 8 जीबी की रैम है, 16 जीबी की रैम है, हमारा जो प्रोसेसर है वो i3 है या i4, i5 है, i7 है, i9 है। इस तरीके से प्रोसेसर की के जो प्रोसेसर का जो स्पीड होती है वो उनके वजन पे डिपेंड करती है, कौन सी जनरेशन है इस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सर हमने पढ़ा है कि हार्डवेयर है जो चीजें हार्ड है, और सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोड दैट इनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये वो चीजें हैं, ये वो एप्लीकेशंस हैं जो हार्डवेयर को हेल्प करती हैं क्या करने के लिए, उनको रन करने के लिए। तो दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर की कोई इज्जत नहीं है, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर की कोई इज्जत नहीं है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत लगती है, दोनों को एक दूसरे की हेल्प लगती है। बिना एक दूसरे की हेल्प से ये कुछ भी काम नहीं कर सकते। ओके जी। अब इसका नेचर देखा जाए तो ये इंटेंजिबल है, क्यों, क्योंकि आप इसको देख नहीं सकते, आप इसको छू नहीं सकते, मतलब फिजिकल टच नहीं कर सकते। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को कैसे टच करोगे, नहीं कर सकते ना। तो जिस चीज को टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। वर्गीकरण है, सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके के होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम जो हार्डवेयर को मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, वो कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। हार्डवेयर को जो मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, आपको फोटो एडिट करनी है तो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया या ब्राउजर हो गया। अब ये क्या है, दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। कोई पर्टिकुलर काम आप करना चाहते हो, उस काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जाना जाता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, ये मेंटेनेंस और ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आपके कंप्यूटर में आप एंटीवायरस डाल सकते हो, आप डिस्क क्लीन अप कर सकते हो, जो विजेट्स होते हैं, ठीक है, टाइम दिखा देता है, आपको टेंपरेचर दिखा देता है, न्यूज़ दिखा देता है, वो सब चीजें क्या है, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सब कौन से होते हैं, ऑल दीज आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये किसका पार्ट बन जाता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट बन जाता है। इट बिकम्स द पार्ट ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट बन जाता है। अब एग्जांपल है, जैसे विंडो है, मैक है, एंड्रॉइड है, एमएस ऑफिस है, क्रोम है, फोटो, ये सब क्या है, ऑल दीज आर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर के टाइप्स है। अब ये
खुद से एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको जैसे हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की जरूरत लगती है ना, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को भी ये भी डिपेंड होता है किस पे, हार्डवेयर टू एग्जीक्यूट। किसी भी तरीके का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत लगती है, उसके लिए आपको हार्डवेयर की जरूरत लगती है। टिकाऊ, ड्यूरेबल है, डज नॉट डिग्रेड फिजिकली बट कैन बिकम ऑब्सोलेट और करप्टेड। मतलब ये ऐसे तो खराब नहीं होते हैं, जितनी देर मर्जी चला लो आप, लेकिन अगर कोई वायरस आ जाए या आप उसको गलत तरीके से इंस्टॉल करो तो वो खराब भी हो सकते हैं। उपयोग, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस एंड एप्लीकेशन टू एंड यूजर टू परफॉर्म टास्क। तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है और एंड यूजर्स को टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो उसकी हेल्प से वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है? परफॉर्मेंस इस तरीके से मेजर की जाती है, हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर चलाने में कितना ईजी है, उसका जो इंटरफेस है वो कितना आसान है, मतलब कितने आराम से होता है ना। कुछ सॉफ्टवेयर बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, या जैसे एप्स होती हैं, जैसे मेरी ऐप है ना जो सीएन अचीवर्स है, वो बहुत सिंपल है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, अगर आपको फ्री कोर्स देखना है तो फ्री में चले जाओ, पेड देखना है तो पेड, मतलब सीधा ऐप खोलोगे, सामने आपको पूरा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, कहां पर टेस्ट मिलेगा, कहां पर टेस्ट सीरीज है, कुछ भी नहीं है, सिंपल यूजर इंटरफेस बहुत सिंपल है। कोई भी बंदा जिसको एबीसी भी नहीं आती है वो भी उस पर क्लिक करके कोर्सेज के अंदर चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी होती है जो बहुत बड़ी बड़ी ऐप्स होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज की, जिनकी बहुत सारी क्या होती है, कैटेगरीज होती है, जो 50-50 कैटेगरीज बना रखी है, तो वहां पर जाके इंटरफेस थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो ऐसे नहीं कि वो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी नीड होती है, क्योंकि आप उस चीज को ज्यादा प्रेफर करोगे जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो वही चीज है। तो इसकी कितनी एफिशिएंसी है, कितना यूजर फ्रेंडलीनेस है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितने सही तरीके से हो रहा है, वो सब चीजें किसका पार्ट बनती है, वो इसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट का पार्ट बनती है। वो किसका पार्ट बनती है, दे बिकम द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म टास्क। कोई भी टास्क अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, आइदर टास्क यू वांट टू परफॉर्म, उसके लिए ना तो सिर्फ हार्डवेयर अकेला काम कर सकता है और ना ही अकेला सॉफ्टवेयर काम कर सकता है। आपको हार्डवेयर की भी जरूरत लगेगी और आपको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत लगेगी। आपको हार्डवेयर की भी जरूरत लगेगी बेटा, और आपको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत लगेगी। दोनों का इस्तेमाल करने से ही आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, निर्भरता। ये बता रहा है ना, डिपेंडेंसी। हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। सिंपल, हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोनों एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं बेटा, डिपेंड हो रहे हैं। और इनकी जो डिपेंडेंस है वो ये बताती है कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। आप इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, अगर आपको अपने कंप्यूटर पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको हार्डवेयर की भी जरूरत लगेगी और उसके साथ आपको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत लगेगी। अब अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे आप प्रिंटर है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर टू फंक्शन। अब प्रिंटर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है। मुझे एक बात बताओ, आप प्रिंटर ले आओ, है ना, आप अपने लैपटॉप के साथ उसको कनेक्ट भी कर दो, क्या वो बिना सॉफ्टवेयर, क्या उसके ड्राइवर्स के बिना वो काम करेगा? आप उसको कनेक्ट भी कर दो, आप कमांड भी देते रहो, लेकिन जब तक उसके रिस्पेक्टिव जो हार्डवेयर है, सॉरी जो ड्राइवर्स हैं, अगर ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होंगे, समझ लो ना, ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। ड्राइवर्स क्या होते हैं, दीज आर ड्राइवर्स ऑफ द एप्लीकेशन। हर एप्लीकेशन के कुछ ड्राइवर्स होते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप में ये देखना चाहते हो ना कि कौन से ड्राइवर्स मिसिंग है, तो उसमें कुछ ऐप्स आती हैं जैसे ड्राइव इजी वगैरह, उसमें जाके आप अपने सिस्टम को स्कैन कर दो, वो आपको पूरी डिटेल देगा कि आपके कंप्यूटर में कौन से ड्राइवर्स मिसिंग है, कौन से ड्राइवर है वो आपके पुराने हो चुके जिनको अपडेट करने की जरूरत होती है। अगर आपके ड्राइवर्स अपडेटेड नहीं है तो कोई ना कोई काम आपके कंप्यूटर का खराब होगा ही। वो चीज तो टेंजिबिलिटी, हार्डवेयर क्या होते हैं सर, हार्डवेयर टेंजिबल्स होते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस तो यही है। दूसरा, रिप्लेसमेंट, हार्डवेयर कैन बी रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड फिजिकली, सॉफ्टवेयर कैन बी अपडेटेड, रीइंस्टॉल्ड और पैच्ड। खराब हो गया आपका माउस, खराब हो गया, आप उसको डायरेक्टली जाके ले आओगे, है ना। लेकिन अगर आपका व्हाट्सएप का या कोई भी खराब हो जाता है तो उसको अपडेट कर दोगे या दोबारा इंस्टॉल कर लोगे। हार्डवेयर इज मैन्युफैक्चर्ड। तो जो हार्डवेयर होता है उसको तो मैन्युफैक्चर किया जाता है, दे आर मैन्युफैक्चर्ड, इनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्रामिंग के द्वारा डेवलप किया जाता है, दे आर डेवलप्ड थ्रू प्रोग्रामिंग। उनको क्या किया जाता है, दे आर डेवलप्ड थ्रू द प्रोग्रामिंग। उनको प्रोग्रामिंग के थ्रू, के प्रोग्रामर्स के थ्रू क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो लागत है, जो हार्डवेयर होता है उसकी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, जो सॉफ्टवेयर होती है उनकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है, मतलब आप उसको खरीदो, जो ले लोगे तो कम है, लेकिन मेंटेनेंस और सब्सक्रिप्शन में ऐड टू द कॉस्ट। ठीक है, जैसे होता है ना, आप एंटीवायरस ले लेते हो एक साल के 700 रुपए का, तो हर साल आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे। अगर वो 700 रुपए नहीं दोगे, जैसे ट्रायल वर्जन होते हैं ना, तो उसके बाद फिर वो आपके सॉफ्टवेयर वो काम नहीं करते। उसके बाद क्या नहीं करेंगे बेटा, वो आपके सॉफ्टवेयर काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनको पेमेंट नहीं किया है। आपने उनको जो उनकी जो पेमेंट रहती है, आपने वो पेमेंट उनको नहीं, उनकी जो पेमेंट है वो आपने नहीं किया, तो इस वजह से फिर वो आपके कंप्यूटर को नुकसान भी पहुंचा सकते। नहीं, एंटीवायरस आपका यूटिलिटी में आता है। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट? देखो इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स का। तो इट इज द फादर ऑफ ऑल नेटवर्क्स। दुनिया में सारे नेटवर्क्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है, दुनिया के सारे नेटवर्क्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको नाम दिया जाता है इंटरनेट। क्या नाम दिया जाता है, इंटरनेट नाम दिया जाता है। तो इंटरनेट है वो सब फंक्शंस को, मतलब सारे नेटवर्क्स को इकट्ठा कर देता है। और ये किससे काम करता है, इंटरनेट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो प्रोटोकॉल। अब जैसे टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये जो आईपी होता है, आईपी का काम क्या होता है, आईपी का मेन काम क्या होता है, ये एक तरीके से एड्रेस होता है। ठीक है, आईपी क्या होता है सर, आईपी एक एड्रेस होता है जहां पर आप अपना डेटा ट्रांसफर करने वाले हो। आईपी दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो एक एड्रेस होता है जहां पर आप डेटा को लेके जाने वाले हो। और दूसरा टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इस सारे फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, इंटरनेट पे जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, उसके लिए जिस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है, बताइए मेरे को। जिस टेक्नोलॉजी से हम कंप्यूटर में जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं, उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है, कैसे ट्रांसफर होता है बताइए। यस, पैकेट्स में, मतलब आप कोई मूवी भी डाउनलोड करते हो ना, वो भी एक बार में 100% नहीं डाउनलोड हो जाती है, वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जितना डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने वाले हो, वो सही तरीके से आपका ट्रांसफर हो जाए। तो इसी के लिए जो टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हेल्प करता है आपकी किस पर्पस के लिए, ये आपको हेल्प करेगा कि आप टीसीपी के थ्रू ये कर पाए कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है
वो सही तरीके से हो, उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है। उसके बाद इंटरनेट को चलाने के लिए हार्डवेयर भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सर्वर की भी जरूरत पड़ती है, उसके बाद राउटर्स की भी जरूरत पड़ती है, उसके बाद सॉफ्टवेयर, क्योंकि इंटरनेट को चलाना है तो आपके लिए कोई ईमेल की एप्लीकेशन या फिर जो वेब ब्राउजर है वो आपको चलाना है, ठीक है। देखो एक होते हैं सर्च इंजन और एक होते हैं वेब ब्राउजर। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन जस्ट वेबसाइट होती है। सर्च इंजन क्या होती है? वेबसाइट होती है। जैसे आप किसकी बात करते हो? आप गूगल, देखो क्रोम की बात करोगे तो क्रोम इज अ वेब ब्राउजर, google.com इज अ सर्च इंजन, डिफरेंस है। अगर मैं बात करता हूं क्रोम की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोम, तो क्रोम एक सॉफ्टवेयर है। क्रोम क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर है, तो इट इज अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्यों? क्योंकि ये आपको इंटरनेट ब्राउज करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप लिखते हो google.com, तो ये आप लोगों का क्या होता है बेटा? दिस इज योर सर्च इंजन। ये आपका क्या होता है? सर्च इंजन होता है। तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, ठीक है। जो क्रोम होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेपरेट है, और जो सर्च इंजन होता है वो सेपरेट होता है। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अगर ओरिजिन की बात करें तो ये 1969 में, ठीक है, अगर एग्जैक्ट ईयर की बात करें तो ARPANET से 1960 मतलब 1969 मान के चलो जो टाइम था। 1969 में ARPANET है, दो इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट की शुरुआत की थी, तो वहां से इसकी शुरुआत होती है। और उसके बाद धीरे 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 फिर ये आगे एक्सपैंड होता है 1991 में। जो बर्नर्स ली है, जिसने ईमेल के बारे में बात की थी, तो उन्होंने सबसे पहले जो क्रिएट की थी वेबसाइट 1991 में बर्नर्स ली है के द्वारा। और ये जो हाउ इट वर्क्स, अब इसमें क्या होता है? यूज प्रोटोटाइप प्रोटोकॉल्स, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। अब ये देखो, जो एचटीटीपी होता है ये अनसिक्योर्ड होता है, बताया था ना। और ये जो जिसके साथ एस लगा हुआ होता है ये सिक्योर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर, आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हो तो उसके सामने स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल आ जाता है, या तो एचटीटीपी आ जाएगा या एचटीटीपीएस आ जाएगा। तो अगर उसमें एचटीटीपी है तो मतलब वो सिक्योर नहीं है। अगर वहां पे आप जाके कोई ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो तो दिक्कत हो जाएगी, आपकी जो डेटा है वो जो आपका है वो चोरी हो सकता है। तो इस वजह से हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप किसी वेबसाइट पे कोई पेमेंट करने के लिए जाए या कुछ भी करने के लिए जाए तो वहां पर एचटीटीपीएस होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट है वो सिक्योर्ड है, ठीक है जी। आपको ये बात एकदम से क्लियर होनी चाहिए कि जो वो वेबसाइट है वो एकदम से सिक्योर्ड है। उसके बाद आईपी और रिसीव डेटा पैकेट, अभी मैं बता रहा था ना कि इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में होता है? इसमें जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो हमेशा पैकेट्स की फॉर्म में होता है। और इसमें जो एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब होता है सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड है। तो आगे से कभी भी पेमेंट करने के लिए किसी वेबसाइट पे जाओ तो चेक करो कि क्या वो सिक्योर्ड वेबसाइट है या नहीं। अगर वो वेबसाइट सिक्योर्ड है वहां पे आप पेमेंट कर सकते हो, अगर वो वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं है तो वहां पर वो रिस्क है, वहां पर आपका जो इंटरनेट का जो डेटा है वो आपका मतलब इंटरनेट पे डेटा को क्या किया जा सकता है? चोरी हो सकता है। यूजेस, अब इंटरनेट को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, मेन काम क्या है? कम्युनिकेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। तीसरा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, जैसे जितने भी ओटीटी यूट्यूब वगैरह है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अमेज़न फ्लिपकार्ट है। बैंकिंग और फाइनेंस के लिए है ना। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो हम अपने इंटरनेट की हेल्प से क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है बेनिफिट है, इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए फटाक से आपके सामने निकल के आ जाएगी। दूसरा ग्लोबल कनेक्टिविटी है, पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हो गई। आप यहाँ से बैठ के अपने यूएस में किसी बैठे दोस्त के साथ, कनाडा में बैठे अपनी सहेली के साथ बड़े आराम से क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, बहुत सस्ता हो गया। अभी जो डेटा है वो देखो कितना सस्ता हो गया। किसी टाइम पर 250 रुपए 270 रुपए 1 GB का डेटा मिलता होता है 1 महीने के लिए, और अब देखो हर रोज का 2 GB मिल रहा है वो भी 150 रुपए में। कितना आसान, मतलब कितना सस्ता हो गया इंटरनेट टाइम के साथ। ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज, अब ये देखो यही तो सबसे बड़ा हमारा जो काम है वो यही वाला है। मैं तो बोलता हूं कि हमारे लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक तरीके से वरदान है। क्योंकि देखो एक तो आपको इंडिया के सारे अच्छे अच्छे टीचर्स की क्या मिल जाती है? एक्सेस मिल जाती है। क्यों लोग ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं? देखो दो सबसे बड़े रीजन है आपके पास ऑनलाइन पढ़ने के। सबसे पहले जो ऑफलाइन के झंझट है वो आपके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाओगे, एक तो उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, दूसरा उनके पास एक दो ही टीचर होते हैं जिनसे आपको पढ़ना पड़ता है, और तीसरा आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, चौथा आपको ट्रैवलिंग में खर्चा करना पड़ता है ऑफलाइन में जाते हो। लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीजें नहीं है। अभी भी आप में से आधी क्लास ऐसी होगी जिसने मुंह तक नहीं धोया होगा, ऐसी सुबह उठते ही क्लास देखना शुरू कर दिया होगा, अभी तक रात के कपड़ों में नाइट सूट पहन रखा होगा, तो उसी तरीके से क्लास ले रहे हैं। एक तो ये सबसे बड़ी आपको, और दूसरा आपके पास दुनिया भर के टीचर्स का एक्सेस है। मुझसे नहीं समझ आ रहा किसी और से पढ़ लो, उससे नहीं समझ आ रहा किसी और से, हर कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है वो आपको मिल जाती है। तो इस वजह से, और सबसे बड़ा फायदा तो हाउस वाइफ के लिए है, हाउस मेकर्स के लिए, क्योंकि उनको बच्चों को भी संभालना है, घर पे बाकी चीजें भी देखनी है। अब वो तो बिल्कुल भी जा सकती बेचारी घर से बाहर, है ना, पीछे को घर को, लेकिन अब उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज है कि वो भी यहाँ पे घर पे काम निपटाने के बाद क्लासेस देखते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं, समझ लो ना। इस वजह से ये जो ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है ये बहुत बड़ा इससे एक फायदा हुआ है। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है। अब यहाँ पर कितने सारे हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, कितनी सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड मैंने आपको बता दिया था, ये क्या होता है? गैप होता है। वो लोग जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है और वो लोग जिनके पास इंटरनेट के एक्सेस नहीं है, वो कम करने की जरूरत है। और एडिक्शन और प्राइवेसी कंसर्न, अब ये भी होता है जब से ये जो इंस्टाग्राम चालू हुआ है, ये जो टिकटॉक बंद हुआ है, इंस्टा शुरू हो गया, तो सब लोग यही कर रहे हैं, सारा दिन रीलें देख रहे हैं, फलाने ढिमकाने, ऐसे ऐसे 1 सेकंड का तो अटेंशन स्पैम रह गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी देखो, अभी आपने देखा होगा हम अपने टाइम पे कितना खेलते थे। घर वाले ना घर से बाहर से पकड़ के घर की तरफ लेके आते थे कि चल बहुत हो गया, रात के 8 बज गए, अभी तक क्रिकेट खेल रहा है। और आज के समय में माँ बाप खुद बच्चों को बाहर भेज के आ रहे हैं कि कभी ग्राउंड में भी चला जाएगा, कभी कभी हाथ पैर हिला भी जाएगा, सारा दिन फोन पे लगा रहता है। तो दैट इज समथिंग जो एक इसका चैलेंज है, जो इसका एक बहुत बड़ा थ्रेट है आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, कि एडिक्टेड है। क्योंकि इतना कुछ आपको एक्सपोज किया जाता है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को ऐसी चीजें एक्सपोज की जाती हैं जो वो नहीं, जो उनको नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई प्राइवेसी नहीं है, कुछ सीक्रेट नहीं है, सब चीज ओपन अवेलेबल है ना, इस वजह से। अब इसके अंदर कुछ कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूं, आपने इस टॉपिक को, इस वर्ड को सर्च करना है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो क्या होता है। फिशिंग में ये होता है कि जब आपको जानबूझ के अपनी चपटी बातों में फंसा के आपसे कोई डेटा ले लेता है। फिशिंग का मतलब होता है फंसाना। कोई भी आपको कॉल करके या किसी भी ईमेल के थ्रू आपको अपने जाल में फंसा लेता है और आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कार्ड की इंफॉर्मेशन या कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन ले लेता है और फिर से वो
इस्तेमाल करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो आपने देखी है, चैट जीपीटी और 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी। और जो आजकल के टाइम पर तो 5G चल रहा है, ये ट्रेंड्स है। ये देखो, ये वो चीज मैं बोला था आपको, इसको भी सर्च करो जाके, इसको भी सर्च करो जाके, एनहांस वर्चुअल रियलिटी को भी सर्च करो, और 6G आने वाले टाइम में 6G की जो चीजें हैं वो भी आने वाली हैं। उसके बाद इसके अगर अंदर कुछ कॉमन टर्म्स हैं, ये आप लोगों को सब मालूम होना चाहिए कि एचटीटीपी है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, डीएनएस हो गया, आईपी एड्रेस, यूनिफॉर्म सोर्स प्रोवाइडर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इनके फुल फॉर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया भी होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में बेसिक आइडिया भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से चीजें जुड़ी, ये डायरेक्टली इंटरनेट के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब ये अगर साइबर लॉस की अगर हम बात करते हैं भारत में, तो साइबर लॉस में जो आपके एक्ट कौन सा, आईटी एक्ट 2000, और ज्यादातर आईटी एक्ट 2000 के अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें क्या होती हैं देखने को मिलती है, ठीक है। यस, एक टॉपिक रह गया आपका साइबर सिक्योरिटी वाला, तो अभी जो हमारी मैराथन होने वाली है ये उसमें मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। और जितने भी टीचिंग का जो भी टॉपिक पेंडिंग है, रिसर्च का जो भी पेंडिंग है, कम्युनिकेशन का जो भी पेंडिंग है, और आईसीटी का जो भी पेंडिंग है, वो सब चीजें मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो सब चीजें उस मैराथन में कवर हो जाएंगी, ठीक है। जो हमारी 12 घंटे की मैराथन आने वाली है, उसमें टीचिंग की लर्निंग थ्योरीज वाला पेंडिंग था, वो पढ़ा दूंगा, स्वयं स्वयं प्रभा पढ़ा दूंगा। जो आपकी रिसर्च का पोर्शन पेंडिंग है, हाइपोथेसिस वगैरह, वो पढ़ा दूंगा। कम्युनिकेशन की ट्रेडिशन वगैरह पेंडिंग है, मतलब उस क्लास को आप जरूर से अटेंड कीजिएगा, वो समझ लीजिए आपके रिवीजन कोर्स का ये पार्ट है। तो उस क्लास को अटेंड करोगे तो उसका सारा पोर्शन जो इसमें पेंडिंग है वो सारे का सारा कवर हो जाएगा। जी, कॉमर्स की क्लास होगी 11:30 बजे, इनकम टैक्स की क्लास होगी 11:30 बजे। आज शाम को आपकी 4 बजे इनकम टैक्स की क्लास होगी 11:30 बजे। शाम को 6:30 बजे आप लोगों की इंश्योरेंस की क्लास होगी, और शाम को 4 बजे आप लोगों का मैथ्स का पोर्शन भी शुरू हो जाएगा। और ये जो मैथ वाला पोर्शन है, ये आपका, ये वाली आपकी फुल कोर्स की क्लास है, और ये दोनों आपकी रिवीजन की। मैथ है वो आपका रिवीजन, और दोनों जगह पे चलेगा, ठीक। तो मैथ में आज हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क को शुरू करेंगे, कल ये भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद 2 दिन रह जाएंगे, एक दिन में नंबर सीरीज और एक दिन में कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर लेंगे। तो टोटल 4 दिन के अंदर आपके 3 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, मतलब 10 तारीख तक आपका सब कुछ वाइंड अप हो जाएगा, पेपर 1 भी, पेपर 2 भी, रिवीजन, एमसीक्यू, सब कुछ, ठीक है। नहीं, ऐप में ही चलेगा, ये सब ऐप में ही चलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, ये इंग्लिश वाली, ताकि ये साइबर सिक्योरिटी वाला पोर्शन आप अपनी तरफ से रिवाइज करें। देखो, उसको रिकॉर्डिंग से भी देख लीजिए, इनकम टैक्स की 4-5 लेक्चर, क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो अभी मैं इसमें सिर्फ वो वाले पोर्शन टॉपिक कवर करवाऊंगा जो पिछली बार नहीं हो पाए थे, जो पेंडिंग है, ठीक है। 2 हेड्स करवा दूंगा, और एक जो लास्ट में इनकम टैक्स का जो प्लानिंग वाला पोर्शन है वो कवर करवाऊंगा, इंट्रोडक्शन की डिक्शन। बाकी जो उसमें जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस को पढ़ा रखा है, एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा रखा है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आप वहां से पढ़ो या दोबारा लाइव पढ़ो, उससे कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम बच जाएगा, वही उसको इनकम टैक्स को रिवीजन क्लासेस ज्यादा देती है, ठीक है। हाँ, मैथ का रिवीजन में भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।